एपिसोड 43। काले हवा के जंगल में रेशमा का गुट जिसमें 10 से ज्यादा लोग थे चल रहा था। जीवप्ती त्रिपाठी ने उम्मीद नहीं की थी कि नीलेश उसे जिस जगह पर लाना चाहता था वह वास्तव में काले हवा का जंगल था। जंगल में चलते हुए जीवप्ती त्रिपाठी ने एक बहुत ही स्पष्ट रास्ता देखा। इस तरह के घने जंगल में यदि लोगों का बार बार आना जाना न हो तो रास्ता बनाना असंभव होगा। क्या काले हवा के जंगल में बहुत सारे लोग आते जाते थे? जीवप्ती त्रिपाठी ने चारों ओर देखा और पाया कि यह सच था। उनसे कुछ ही दूरी पर कुछ लोग उनकी ही दिशा में चल रहे थे। भाई, क्या आप जानते हैं कि हम काले हवा के जंगल के किनारे पर राजकुमार राणा और उनके समूह से क्यों मिले? नीलेश और जीवप्ती त्रिपाठी साथ साथ चले और बिना किसी कारण के पूछा। जीवप्ती त्रिपाठी का भाव बदल गया। उसके दिल में एक हल्की सी आशंका थी, क्या ऐसा हो सकता है कि राजकुमार राणा और उनका समूह भी काले हवा के जंगल में आना चाहते हैं? ये सही है, हमारे ऊंचे आसमान के मंडप, तूफानी घर और रक्त समूह एक दूसरे से बहुत दूर नहीं हैं। ये काला हवा का जंगल भी तीनों परिवारों से लगभग समान दूरी पर है। मूल रूप से यदि हमारे तीनों परिवारों के शिष्य यहाँ आना चाहते हैं तो उन्हें उस कांटेदार रास्ते से होकर जाना होगा। इस जगह में इतना आकर्षक क्या है और क्यों आप सभी यहाँ आते हैं? हे, नीलेश ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, भाई आप नहीं जानते, काले हवा के जंगल में एक व्यापार बाजार है। ये वह जगह है जहाँ हमारे तीनों परिवारों के शिष्य और यहाँ तक कि पूरे काले बेर के शहर के कृषक व्यापार करते हैं। शिष्य अपनी बेकार खेती सामग्री को उपयोगी चीजों के लिए बदल सकते हैं। वे उन्हें सोने और चांदी के लिए भी बेच सकते हैं। ये काला हवा व्यापार बाजार बहुत जीवंत है। भाई, आपको आकर देखना चाहिए। अनूप सिंह ने भी कहा, ये सही है भाई, आप यहाँ अक्सर अच्छी चीजें पा सकते हैं। पिछली बार युवा स्वामी पटेल ने 10 चांदी के सिक्कों में एक स्वर्ग उत्पत्ति फल खरीदा था। स्वर्ग उत्पत्ति फल? जीवप्ती त्रिपाठी का भाव थोड़ा बदल गया। हाँ, एक निम्न पृथ्वी स्तर का आत्मा फल। विक्रेता फल के मूल्य को नहीं जानता था, इसलिए मैंने इसका लाभ उठाया। नीलेश ने गर्व से कहा, यदि एक निम्न श्रेणी के पृथ्वी स्तर के आत्मा फल को चांदी के लिए बदला जाता तो इसका मूल्य कम से कम 1000 चांदी के सिक्कों का होता। हालांकि नीलेश ने इसे केवल 10 चांदी के सिक्कों में खरीदा था। क्या यह एक बहुत बड़ा सौदा नहीं था? जीवप्ती त्रिपाठी ने इस काले हवा व्यापार के बारे में कभी नहीं सुना था। वह 3 साल से अधिक समय से ऊंचे आसमान के मंडप में शामिल था, लेकिन उसने कभी किसी से दोस्ती नहीं की थी। स्वाभाविक रूप से किसी ने उसे इसके बारे में नहीं बताया था। ऐसा लगता था कि नीलेश और उसका समूह अक्सर इस जगह पर आते जाते थे। वे सभी एक दूसरे से परिचित थे। उनकी बातचीत से जीवप्ती त्रिपाठी ने बहुत सारी दिलचस्प कहानियां सुनी। वह इस जगह को देखने के लिए उत्सुक था। चूंकि वह सच्ची यान गुप्त तकनीक का अभ्यास करता था, इसलिए वह कुछ यान गुण की गोलियां ढूंढ सकता था, लेकिन उसके पास पैसे की कमी थी। नीलेश ने कल उसे दी हुई जीवन शक्ति बहाली गोलियों की छोटी बोतल को याद करते हुए जीवप्ती त्रिपाठी को थोड़ा और आत्मविश्वास महसूस हुआ। काला हवा व्यापार बाजार थोड़ा दूर था, इसलिए समूह चलते चलते बातें करने लगा। जीवप्ती त्रिपाठी ने अचानक पूछा, छोटे भाई, क्या हमारे ऊंचे आसमान के मंडप में एक 11वें बुजुर्ग हैं? उसे वह बूढ़ा आदमी याद आया जिसे उसने उस दिन कुंडलीदार नाले में देखा था। वह बूढ़ा आदमी रहस्य से भरा हुआ था और उसे भूलना मुश्किल था। 11वें बुजुर्ग? नीलेश हक्का बक्का रह गया। ऊंचे आसमान के मंडप में ये 11वें बुजुर्ग कहाँ से आ गए? ओह, मैं बस ऐसे ही पूछ रहा था। जीवप्ती त्रिपाठी आखिरकार समझ गया। जब बूढ़े आदमी ने कहा कि वह 11वां बुजुर्ग है तो उसे कुछ संदेह था। अब ऐसा लगता है कि यह पहचान नकली थी, लेकिन बूढ़े आदमी का स्वभाव दयालु था और उसके प्रति कोई दुर्भावना नहीं थी। जीवप्ती त्रिपाठी स्वाभाविक रूप से इस मामले की तह तक नहीं जाना चाहता था, क्योंकि इससे केवल बूढ़े आदमी को परेशानी होती। अनूप सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई जीवप्ती हमेशा खेती करते रहते हैं, इसलिए मुझे डर है कि आप हमारे ऊंचे आसमान के मंडप के बारे में ज्यादा नहीं जानते होंगे। केवल 5 बुजुर्ग हैं और कोई 11वां बुजुर्ग नहीं है। इस समूह के सभी लोग जानते थे कि जीवप्ती त्रिपाठी को अतीत में धमकाया और अपमानित किया गया था, इसलिए उन्होंने उसे ऊंचे आसमान के मंडप के बारे में बहुत कुछ समझाया ताकि वह भविष्य में कोई शर्मनाक सवाल न पूछे। नीलेश का एक बुजुर्ग के रूप में समर्थक था, इसलिए वह किसी और से ज्यादा ऊंचे आसमान के मंडप के बारे में जानता था। जैसे जैसे वे बात करते गए, वे किसी तरह ऊंचे आसमान के मंडप के संप्रदाय प्रमुख के बारे में बात करने लगे। नीलेश ने अपनी आवाज धीमी की और कहा, मैंने पुराने भूत को कहते हुए सुना है कि हमारे संप्रदाय प्रमुख एक असाधारण व्यक्ति हैं। उनकी शक्ति पहले ही अमर आरोहण सीमा के शिखर पर पहुंच चुकी है और उन्हें इसे तोड़ने के लिए केवल एक कदम की जरूरत है। वह कुछ हजार मील के भीतर नंबर 1 विशेषज्ञ हैं। अमर आरोहण सीमा का शिखर? जीवप्ती त्रिपाठी का दिल चौंक गया। एक कृषक का खेती स्तर कठोर शरीर स्तर से शुरू होता है और प्रारंभिक तत्व स्तर, जीवन शक्ति परिवर्तन स्तर, पृथक्करण और पुनर्मिलन स्तर, जीवन शक्ति स्तर और अमर आरोहण सीमा तक जाता है। प्रत्येक स्तर के 9 चरण होते हैं और किसी की शक्ति जितनी अधिक होती है उसे तोड़ना उतना ही कठिन होता है। अमर आरोहण सीमा बहुत दुर्लभ है, लेकिन किसने सोचा होगा कि ऊंचे आसमान के मंडप के संप्रदाय प्रमुख पहले ही इस क्षेत्र के शिखर पर पहुंच चुके थे। वह रक्त समूह के नेता हुमान और तूफानी घर के नेता जियाउर रोहान केवल अमर आरोहण सीमा के 6 या 7वें चरण में हैं। उनकी तुलना हमारे संप्रदाय प्रमुख से नहीं की जा सकती। नीलेश ने गर्व से भरे चेहरे के साथ कहा, आखिरकार यदि एक संप्रदाय प्रमुख की शक्ति अत्याचारी थी तो उसके शिष्य भी गर्व महसूस करेंगे। संप्रदाय प्रमुख को इसे तोड़ने में कितना समय लगेगा? अनूप सिंह ने उत्साह से पूछा। यदि संप्रदाय प्रमुख अचानक इसे तोड़ देते हैं तो कुछ हजार मील के भीतर ऊंचे आसमान का मंडप ही एकमात्र संप्रदाय प्रमुख होगा। कौन उसे उकसाने की हिम्मत करेगा? नीलेश का भाव उदास हो गया और उसने धीरे धीरे अपना सिर हिलाया और आह भरी। क्या हुआ? अनूप सिंह ने उसे ऐसा देखा और घबरा गया। पुराने भूत ने कहा कि संप्रदाय प्रमुख वास्तव में 10 साल से ज्यादा पहले अमर आरोहण सीमा के शिखर पर पहुंच चुके थे। तो फिर उन्होंने अब तक इसे क्यों नहीं तोड़ा? हर कोई हैरान था। 10 साल से ज्यादा, भले ही खेती करना कितना भी मुश्किल क्यों न हो, उसे अब तक इसे तोड़ देना चाहिए था।
नीलेश केवल अपना सिर हिला सका, मैं कहने की हिम्मत नहीं करता। युवा स्वामी पटेल, आप ऐसे कैसे हो सकते हैं? आपने हमारे भाइयों की जिज्ञासा जगाई और फिर आप परवाह नहीं करते। क्या यह एक सुंदरता के कपड़े उतारने और उसे न छूने के समान नहीं है? ये बहुत अमानवीय है। जफर अली चिल्लाया और लोगों के समूह ने भी उत्साह से नीलेश को बोलना जारी रखने के लिए कहा। ठीक है, लेकिन आप सभी को याद रखना होगा, इस मामले को फैलाया नहीं जाना चाहिए, वरना बहुत बड़ी परेशानी होगी। नीलेश ने एक अच्छा रवैया अपनाया, चारों ओर देखा और अपनी आवाज धीमी कर दी। 10 साल से ज्यादा पहले ऊंचे आसमान के मंडप में एक बड़ा मामला हुआ था। इसी मामले के कारण संप्रदाय प्रमुख की खेती रुकी हुई है। क्या मामला? सभी ने अपनी लार ने ली। हमारे संप्रदाय प्रमुख का अपने जीवन में कोई पत्नी या बच्चे नहीं थे और उन्होंने केवल 2 शिष्यों को ही लिया। इस मामले का कारण इन 2 शिष्यों के कारण था। इन 2 शिष्यों में से सबसे बड़ा भाई मेहनती था और दूसरा छोटा भाई बुद्धिमान था। दोनों ही उत्कृष्ट थे और संप्रदाय प्रमुख ने भी उन्हें पूरे दिल से, बिना किसी रोक टोक के सिखाया। दोनों ने भी कड़ी मेहनत की और शक्ति के मामले में वे गर्दन से गर्दन तक थे और कोई भी दूसरे से हीन नहीं था। हालांकि चूंकि दोनों का स्वभाव अलग अलग था, इसलिए संप्रदाय प्रमुख के शिक्षण के तरीके कुछ अलग थे। उन्होंने बड़े भाई की प्रशंसा की, लेकिन दूसरे छोटे भाई के प्रति कठोर और सख्त थे। इससे दूसरे छोटे भाई को संप्रदाय प्रमुख के इरादों के बारे में गलतफहमी हो गई, ये सोचकर कि संप्रदाय प्रमुख बड़े भाई की तरफदारी कर रहे हैं। इस नफरत के कारण दूसरा छोटा भाई धीरे धीरे बड़े भाई से दूर हो गया और उसका दिल और भी उदास होता गया, इस हद तक कि उसने कहीं से अभ्यास करने के लिए एक बुरी गुप्त तकनीक पाई। हर कोई सदमे में चिल्लाया। नीलेश ने बोलना जारी रखा और सभी ने ध्यान से सुना। किसने सोचा होगा कि नीलेश एक तेज जबान के साथ पैदा हुआ था और उसकी कहानी कहने का कौशल निश्चित रूप से शीर्ष पर था। उसके शब्द तीखे थे और केवल कुछ ही शब्दों में उसने भाई और दूसरे भाई के बीच की दुश्मनी को सभी के सामने प्रकट कर दिया था। जीवप्ती त्रिपाठी केवल चुप्पी में सुनता रहा और उसने बीच में नहीं टोका। उसे लगा कि यह मामला सच होना चाहिए, लेकिन नीलेश ने इसे बड़ा चढ़ाकर भी बताया था। एपिसोड 44। अतीत की काली छाया। काले बेर का शहर, जहां हर दिन की सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती थी और शाम अपने साथ थकान और सुकून लाती थी। लेकिन आज इस शहर की चर्चा कुछ और ही थी। हर जुबान पर ऊंचे आसमान के मंडप के उस रहस्य की कहानी थी, जो सालों पहले हुई एक भयानक त्रासदी से जुड़ी थी। नीलेश, जिसकी बातों में एक अलग ही जादू था, उसने कहानी को वहीं से शुरू किया जहां से रहस्य और भी गहरा हो जाता था। इस गुप्त तकनीक की खेती करने के बाद दूसरे शिष्य का स्वभाव पूरी तरह से बदल गया, लेकिन उसकी ताकत भी बहुत बढ़ गई। यहां तक कि वह पहले शिष्य को भी हराने लगा। दूसरे शिष्य को लगा कि उसकी शक्ति बढ़ गई है, इसलिए पंत के गुरुजी अब उसे पसंद करेंगे। लेकिन इस गुप्त तकनीक की खेती करने की बात आखिरकार पंत के गुरुजी को पता चल गई। नीलेश ने एक गहरी सांस ली, जैसे वह उस दर्द को महसूस कर रहा हो जो गुरुजी ने उस समय महसूस किया होगा। गुरुजी का दिल टूट गया था और उन्होंने दूसरे शिष्य की खेती को नष्ट करने का फैसला किया। लेकिन गुरुजी कुछ कर पाते इससे पहले ही दूसरे शिष्य को खबर मिल गई थी। इस खबर ने उसके मन को पूरी तरह से दानव शक्ति में बदल दिया और वह राक्षस जाति में शामिल हो गया। 10 साल पहले की उस रात ऊंचे आसमान के मंडप में खून की नदियां बही। पहला शिष्य वहीं मौके पर दर्दनाक रूप से मर गया, जबकि दूसरा शिष्य जान बचाकर भाग निकला। नीलेश की आवाज में दर्द था, जैसे वह उस भयावह रात का चश्मदीद गवाह रहा हो। वहां मौजूद हर शख्स की सांसें मानो थम सी गई थीं। रमेश कुमार पाल और दूसरे शिष्य, सभी की आंखें नीलेश पर टिकी थीं। नीलेश ने संतुष्ट होकर देखा कि उसकी कहानी ने हर किसी को जकड़ लिया था। एक ही रात में पंत के गुरुजी के बाल सफेद हो गए। उनके 2 सबसे प्रिय शिष्यों में से एक मर गया और दूसरा राक्षस बन गया। उन पर क्या बीती होगी, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। नीलेश की बात सुनकर सभी ने एक आह भरी। तब से पंत के गुरुजी एकांत में रहने लगे और बहुत कम लोगों ने उन्हें देखा। सभी को लगा कि उनकी आत्मा बिखर चुकी है और उनका निधन हो गया है। लेकिन कुछ साल बाद पंत के गुरुजी फिर से बाहर आए। इस बार उन्होंने अपने दूसरे शिष्य को खुद पकड़ा और उसे कुंडलीदार नाले में सील कर दिया। जीवप्ती त्रिपाठी का दिल अचानक धड़क उठा। उसे रहस्यमयी 11वें गुरु के अंतिम शब्द याद आ गए थे, मैं यहाँ कोई खजाना देखने नहीं आया, मैं यहाँ एक व्यक्ति को देखने आया हूँ। किसको देखने? इसमें कोई शक नहीं था, वह वही व्यक्ति था जिसे कुंडलीदार नाले में सील किया गया था। क्या ये 11वें गुरु? नीलेश ने कहानी जारी रखी, लेकिन इस घटना के बाद गुरुजी अमर आरोहण की सीमा को पार नहीं कर पाए और इसी स्तर पर रह गए। जब तक ये गांठ नहीं खुलती, वह बाकी जिंदगी शांति से नहीं जी पाएंगे। कहानी सुनकर हर कोई आहें भर रहा था। सभी को ऊंचे आसमान के मंडप के गुरुजी पर दया आ रही थी और वे उस दूसरे शिष्य को कोस रहे थे जो शैतान के रास्ते पर चला गया था। जीवप्ती त्रिपाठी का मन भी बेचैन था। क्या सच में ये 11वें गुरु दानव जाति के थे? अगर नीलेश की कहानी सच थी, तो ये बूढ़ा आदमी बहुत संभावना है कि वह पंत के गुरुजी ही थे। तभी सामने से शोरगुल की आवाज आई। जीवप्ती ने सिर उठाकर देखा कि जंगल के बीच में एक बड़ा खाली मैदान था। वहां एक बड़ा बाजार जैसा माहौल था, जहां आसपास के 3 संप्रदायों के शिष्य जमा थे। तरह तरह के सामान से भरी छोटी बड़ी दुकानें लगी हुई थीं। ये सब देखकर आंखों को सुकून मिल रहा था। चलो, हम आ गए, सुमित पटेल ने कहा। इस जगह का नाम काले हवा का व्यापार है। ये जगह बहुत अच्छी है, जीवप्ती ने बाजार में आते जाते लोगों को देखकर कहा। नीलेश हंस पड़ा, बेशक, यहाँ वह सब कुछ है जो हम निम्न स्तर के साधकों को चाहिए। और तो और, हमें यहाँ सुरक्षा की चिंता नहीं करनी पड़ती। तीनों संप्रदायों के विशेषज्ञ यहाँ कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौजूद हैं। क्या तुम्हें वे छोटी छोटी लकड़ी की कोठरियां दिख रही हैं? वे ऊंचे आसमान के मंडप के शिष्यों के लिए हैं। मेरी बहन भी वहीं अंदर है। तुम्हारी बहन? जीवप्ती ने उसे देखकर पूछा। उसे याद आया कि पिछली बार नीलेश ने कहा था कि उसकी बहन एक मुख्य शिष्य है। नीलेश अचानक चौकन्ना हो गया। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, मेरी बहन के बारे में कुछ सोचने की हिम्मत भी मत करना। जीवप्ती अपनी हंसी नहीं रोक सका।
नीलेश फिर बोला, लेकिन अगर तुम उसके बारे में सोचते भी हो तो मुझे डर है कि तुम में वह क्षमता नहीं है। क्या तुम्हारी बहन बहुत मजबूत है? बेशक, जीवन शक्ति के तीसरे चरण में है। नई पीढ़ी में बहुत कम लोग उसके प्रतिद्वंद्वी हो सकते हैं। जीवप्ती को थोड़ा आश्चर्य हुआ। नई पीढ़ी के शिष्य के रूप में जीवन शक्ति के चरण तक पहुंचना बहुत दुर्लभ था। जीवन शक्ति के ऊपर अमर आरोहण का चरण था, जो पंत के गुरुजी का वर्तमान चरण था। अगर तुम्हारी बहन इतनी मजबूत है तो तुम सिर्फ संयमित कठोर शरीर के चरण में क्यों हो? जीवप्ती ने नीलेश को उलझन भरी नजरों से देखा, जैसे किसी ने उसकी कमजोर नस दबा दी हो। नीलेश का चेहरा अचानक शर्मिंदा हो गया। कुछ देर बाद उसने कहा, क्या मैं खेलना नहीं चाहता? लेकिन चिंता मत करो, मैं भविष्य में कड़ी मेहनत करूंगा। मैं तुम्हारे जैसे परीक्षण शिष्य को मुझसे आगे नहीं निकलने दूंगा। जीवप्ती ने हल्के से सिर हिलाया। ऐसा लगता था कि पिछले कुछ दिनों के कष्ट ने नीलेश के अंदर प्रतिस्पर्धा की भावना जगा दी थी। चलो, मैं तुम्हें पहले अपनी बहन से मिलवाता हूँ। उसकी सुरक्षा के साथ काले हवा के व्यापार में चीजें करना अधिक सुविधाजनक होगा। जब नीलेश की बहन से मिलने की बात आई तो सभी के चेहरे गंभीर हो गए। यहाँ तक कि नीलेश ने भी अपने कपड़े ठीक किए और अपने शरीर से सारी धूल झाड़ दी। ये स्पष्ट था कि नीलेश अपनी बहन से बहुत डरता था, या शायद ये कहना अधिक सटीक होगा कि वह उसका सम्मान करता था। नीलेश की बहन का नाम क्या है? जीवप्ती ने धीरे से अनूप सिंह से पूछा। सुमित्रा। उसका नाम बुरा नहीं था, लेकिन वह नहीं जानता था कि वह किस तरह की इंसान थी। कुछ देर बाद वे लकड़ी की एक कोठरी पर पहुंचे। जीवप्ती ने ऊपर देखा और पाया कि न केवल इस कोठरी पर बल्कि इसके बगल में भी ऊंचे आसमान के मंडप लिखा हुआ था। ऐसा लगा कि ये सभी कोठरियां ऊंचे आसमान के मंडप के विशेषज्ञों द्वारा कब्जा कर ली गई थीं। नीलेश थोड़ा घबराया हुआ था। उसने धीरे धीरे सांस ली और ध्यान से सीढ़ियों पर चढ़ा। फिर उसने हाथ उठाकर धीरे धीरे कुछ बार खटखटाया। उसकी आवाज एक बिल्ली की तरह आज्ञाकारी थी। बहन, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। अनूप सिंह और बाकी लोग अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहे थे, उनके कंधे हिल रहे थे। जीवप्ती भी हंसे बिना नहीं रह सका। नीलेश ने पीछे खड़े सभी की अभिव्यक्ति को समझा और उन्हें घूर कर देखा। अंदर आओ। अंदर से एक थोड़ी ठंडी आवाज आई। यह एक पहाड़ की धारा की तरह थी, जो हर किसी की आंखों और कानों को ताज़ा कर रही थी। नीलेश ने सबको हाथ हिलाया और अंदर चला गया। घर में चलते हुए जीवप्ती ने चुपके से चारों ओर देखा। उसने पाया कि यह घर उसकी अपनी कोठरी से भी अधिक साधारण और कच्चा था। अंदर कुछ भी नहीं था, लेकिन एक बार जब वह घर के अंदर चला गया तो बाहर का शोरगुल और हलचल अचानक बंद हो गई, जिससे बहुत शांति हो गई। इस लकड़ी के घर में कुछ रहस्यमय होना चाहिए, अन्यथा इसका ऐसा प्रभाव नहीं होता। जैसे ही वह घर के चारों ओर देख रहा था, नीलेश अचानक चिल्लाया। जीवप्ती ने देखा तो नीलेश अपना सिर पकड़े हुए जमीन पर आधा झुककर बैठा था। उसके सामने एक महिला सफेद कपड़ों में थी, जिसकी अभिव्यक्ति बर्फ की तरह ठंडी थी। इस महिला के सुंदर काले बाल थे जो एक बादल की तरह बंधे हुए थे। उसके पास अर्धचंद्राकार आकार की पतली भौहें, एक जोड़ी पतली और चमकदार आंखें, एक नाजुक नाक, लाल गाल, नाजुक चेरी होंठ, बर्फ जैसी और शहद जैसी नरम त्वचा थी। उसका शरीर सुंदर और पतला था और वह अविश्वसनीय रूप से आकर्षक थी। हालांकि उसका स्वभाव असामान्य रूप से ठंडा था, जिससे लकड़ी के घर का तापमान कुछ डिग्री कम हो गया। इस समय यह महिला जमीन पर क्रॉस लेग बैठी थी, जो नीलेश को ठंडी नजरों से देख रही थी। कहने की जरूरत नहीं थी, ये सुमित्रा थी। क्या तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें क्यों मारा? सुमित्रा ने पूछा। नीलेश ने सिर हिलाया। अपनी बहन की आंखों में अशुभ रोशनी देखकर उसने जल्दी से सिर हिलाया। मुझे बताओ। सुमित्रा की आवाज बहुत नर्म थी, लेकिन एक तरह का एहसास था जो लोगों को विरोध करने में असमर्थ बनाता था। अब जीवप्ती समझ गया था कि नीलेश अपनी बड़ी बहन से इतना डरता क्यों था। जिसके पास इस तरह की बड़ी बहन हो, वह इसे सह नहीं पाएगा, भले ही वह एक पूर्ण सौंदर्य ही क्यों न हो। एपिसोड 43। काले हवा के जंगल में रेशमा का गुट, जिसमें 10 से ज्यादा लोग थे, चल रहा था। जीवप्ती त्रिपाठी ने उम्मीद नहीं की थी कि नीलेश उसे जिस जगह पर लाना चाहता था, वह वास्तव में काले हवा का जंगल था। जंगल में चलते हुए जीवप्ती त्रिपाठी ने एक बहुत ही स्पष्ट रास्ता देखा। इस तरह के घने जंगल में यदि लोगों का बार बार आना जाना न हो तो रास्ता बनाना असंभव होगा। क्या काले हवा के जंगल में बहुत सारे लोग आते जाते थे? जीवप्ती त्रिपाठी ने चारों ओर देखा और पाया कि यह सच था। उनसे कुछ ही दूरी पर कुछ लोग उनकी ही दिशा में चल रहे थे। भाई, क्या आप जानते हैं कि हम काले हवा के जंगल के किनारे पर राजकुमार राणा और उनके समूह से क्यों मिले? नीलेश और जीवप्ती त्रिपाठी साथ साथ चले और बिना किसी कारण के पूछा। जीवप्ती त्रिपाठी का भाव बदल गया। उसके दिल में एक हल्की सी आशंका थी। क्या ऐसा हो सकता है कि राजकुमार राणा और उनका समूह भी काले हवा के जंगल में आना चाहते हैं? ये सही है। हमारे ऊंचे आसमान के मंडप, तूफानी घर और रक्त समूह एक दूसरे से बहुत दूर नहीं हैं। ये काला हवा का जंगल भी तीनों परिवारों से लगभग समान दूरी पर है। मूल रूप से यदि हमारे तीनों परिवारों के शिष्य यहाँ आना चाहते हैं तो उन्हें उस कांटेदार रास्ते से होकर जाना होगा। इस जगह में इतना आकर्षक क्या है, और क्यों आप सभी यहाँ आते हैं? हे, नीलेश ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा। भाई, आप नहीं जानते। काले हवा के जंगल में एक व्यापार बाजार है। ये वह जगह है जहाँ हमारे तीनों परिवारों के शिष्य और यहाँ तक कि पूरे काले बेर के शहर के कृषक व्यापार करते हैं। शिष्य अपनी बेकार खेती सामग्री को उपयोगी चीजों के लिए बदल सकते हैं। वे उन्हें सोने और चांदी के लिए भी बेच सकते हैं। ये काला हवा व्यापार बाजार बहुत जीवंत है। भाई, आपको आकर देखना चाहिए। अनूप सिंह ने भी कहा। ये सही है भाई, आप यहाँ अक्सर अच्छी चीजें पा सकते हैं। पिछली बार युवा स्वामी पटेल ने 10 चांदी के सिक्कों में एक स्वर्ग उत्पत्ति फल खरीदा था। स्वर्ग उत्पत्ति फल। जीवप्ती त्रिपाठी का भाव थोड़ा बदल गया। हाँ, एक निम्न पृथ्वी स्तर का आत्मा फल। विक्रेता फल के मूल्य को नहीं जानता था, इसलिए मैंने इसका लाभ उठाया। नीलेश ने गर्व से कहा। यदि एक निम्न श्रेणी के पृथ्वी स्तर के आत्मा फल को चांदी के लिए बदला जाता तो इसका मूल्य कम से कम 1000 चांदी के सिक्कों का होता।
हालांकि नीलेश ने इसे केवल 10 चांदी के सिक्कों में खरीदा था। क्या यह एक बहुत बड़ा सौदा नहीं था? जीवप्ती त्रिपाठी ने इस काले हवा व्यापार के बारे में कभी नहीं सुना था। वह 3 साल से अधिक समय से ऊंचे आसमान के मंडप में शामिल था, लेकिन उसने कभी किसी से दोस्ती नहीं की थी। स्वाभाविक रूप से किसी ने उसे इसके बारे में नहीं बताया था। ऐसा लगता था कि नीलेश और उसका समूह अक्सर इस जगह पर आते जाते थे। वे सभी एक दूसरे से परिचित थे। उनकी बातचीत से जीवप्ती त्रिपाठी ने बहुत सारी दिलचस्प कहानियां सुनी। वह इस जगह को देखने के लिए उत्सुक था। चूंकि वह सच्ची यान गुप्त तकनीक का अभ्यास करता था, इसलिए वह कुछ यान गुण की गोलियां ढूंढ सकता था, लेकिन उसके पास पैसे की कमी थी। नीलेश ने कल उसे दी हुई जीवन शक्ति बहाली गोलियों की छोटी बोतल को याद करते हुए जीवप्ती त्रिपाठी को थोड़ा और आत्मविश्वास महसूस हुआ। काला हवा व्यापार बाजार थोड़ा दूर था, इसलिए समूह चलते चलते बातें करने लगा। जीवप्ती त्रिपाठी ने अचानक पूछा, छोटे भाई, क्या हमारे ऊंचे आसमान के मंडप में एक 11वें बुजुर्ग हैं? उसे वह बूढ़ा आदमी याद आया जिसे उसने उस दिन कुंडलीदार नाले में देखा था। वह बूढ़ा आदमी रहस्य से भरा हुआ था और उसे भूलना मुश्किल था। 11वें बुजुर्ग। नीलेश हक्का बक्का रह गया। ऊंचे आसमान के मंडप में ये 11वें बुजुर्ग कहां से आ गए? ओह, मैं बस ऐसे ही पूछ रहा था। जीवप्ती त्रिपाठी आखिरकार समझ गया। जब बूढ़े आदमी ने कहा कि वह 11वां बुजुर्ग है, तो उसे कुछ संदेह था। अब ऐसा लगता है कि यह पहचान नकली थी, लेकिन बूढ़े आदमी का स्वभाव दयालु था और उसकी उसके प्रति कोई दुर्भावना नहीं थी। जीवप्ती त्रिपाठी स्वाभाविक रूप से इस मामले की तह तक नहीं जाना चाहता था, क्योंकि इससे केवल बूढ़े आदमी को परेशानी होती। अनूप सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई जीवप्ती हमेशा खेती करते रहते हैं, इसलिए मुझे डर है कि आप हमारे ऊंचे आसमान के मंडप के बारे में ज्यादा नहीं जानते होंगे। केवल 5 बुजुर्ग हैं और कोई 11वां बुजुर्ग नहीं है। इस समूह के सभी लोग जानते थे कि जीवप्ती त्रिपाठी को अतीत में धमकाया और अपमानित किया गया था, इसलिए उन्होंने उसे ऊंचे आसमान के मंडप के बारे में बहुत कुछ समझाया ताकि वह भविष्य में कोई शर्मनाक सवाल न पूछे। नीलेश का एक बुजुर्ग के रूप में समर्थक था, इसलिए वह किसी और से ज्यादा ऊंचे आसमान के मंडप के बारे में जानता था। जैसे जैसे वे बात करते गए, वे किसी तरह ऊंचे आसमान के मंडप के संप्रदाय प्रमुख के बारे में बात करने लगे। नीलेश ने अपनी आवाज धीमी की और कहा, मैंने पुराने भूत को कहते हुए सुना है कि हमारे संप्रदाय प्रमुख एक असाधारण व्यक्ति हैं। उनकी शक्ति पहले ही अमर आरोहण सीमा के शिखर पर पहुंच चुकी है और उन्हें इसे तोड़ने के लिए केवल एक कदम की जरूरत है। वह कुछ हजार मील के भीतर नंबर 1 विशेषज्ञ हैं। अमर आरोहण सीमा का शिखर। जीवप्ती त्रिपाठी का दिल चौंक गया। एक कृषक का खेती स्तर कठोर शरीर स्तर से शुरू होता है और प्रारंभिक तत्व स्तर, जीवन शक्ति परिवर्तन स्तर, पृथक्करण और पुनर्मिलन स्तर, जीवन शक्ति स्तर और अमर आरोहण सीमा तक जाता है। प्रत्येक स्तर के 9 चरण होते हैं और किसी की शक्ति जितनी अधिक होती है, उसे तोड़ना उतना ही कठिन होता है। अमर आरोहण सीमा बहुत दुर्लभ है, लेकिन किसने सोचा होगा कि ऊंचे आसमान के मंडप के संप्रदाय प्रमुख पहले ही इस क्षेत्र के शिखर पर पहुंच चुके थे। वह रक्त समूह के नेता हुमान और तूफानी घर के नेता जियाउर रोहान केवल अमर आरोहण सीमा के 6 या 7वें चरण में हैं। उनकी तुलना हमारे संप्रदाय प्रमुख से नहीं की जा सकती। नीलेश ने गर्व से भरे चेहरे के साथ कहा। आखिरकार, यदि एक संप्रदाय प्रमुख की शक्ति अत्याचारी थी, तो उसके शिष्य भी गर्व महसूस करेंगे। संप्रदाय प्रमुख को इसे तोड़ने में कितना समय लगेगा? अनूप सिंह ने उत्साह से पूछा। यदि संप्रदाय प्रमुख अचानक इसे तोड़ देते हैं, तो कुछ हजार मील के भीतर ऊंचे आसमान का मंडप ही एकमात्र संप्रदाय प्रमुख होगा। कौन उसे उकसाने की हिम्मत करेगा? नीलेश का भाव उदास हो गया और उसने धीरे धीरे अपना सिर हिलाया और आह भरी। क्या हुआ? अनूप सिंह ने उसे ऐसा देखा और घबरा गया। पुराने भूत ने कहा कि संप्रदाय प्रमुख वास्तव में 10 साल से ज्यादा पहले अमर आरोहण सीमा के शिखर पर पहुंच चुके थे। तो फिर उन्होंने अब तक इसे क्यों नहीं तोड़ा? हर कोई हैरान था। 10 साल से ज्यादा, भले ही खेती करना कितना भी मुश्किल क्यों न हो, उसे अब तक इसे तोड़ देना चाहिए था। नीलेश केवल अपना सिर हिला सका। मैं कहने की हिम्मत नहीं करता। युवा स्वामी पटेल, आप ऐसे कैसे हो सकते हैं? आपने हमारे भाइयों की जिज्ञासा जगाई और फिर आप परवाह नहीं करते। क्या यह एक सुंदरता के कपड़े उतारने और उसे न छूने के समान नहीं है? ये बहुत अमानवीय है। जफर अली चिल्लाया और लोगों के समूह ने भी उत्साह से नीलेश को बोलना जारी रखने के लिए कहा। ठीक है, लेकिन आप सभी को याद रखना होगा, इस मामले को फैलाया नहीं जाना चाहिए, वरना बहुत बड़ी परेशानी होगी। नीलेश ने एक अच्छा रवैया अपनाया, चारों ओर देखा और अपनी आवाज धीमी कर दी। 10 साल से ज्यादा पहले ऊंचे आसमान के मंडप में एक बड़ा मामला हुआ था। इसी मामले के कारण संप्रदाय प्रमुख की खेती रुकी हुई है। क्या मामला? सभी ने अपनी लारने ली। हमारे संप्रदाय प्रमुख का अपने जीवन में कोई पत्नी या बच्चे नहीं थे और उन्होंने केवल 2 शिष्यों को ही लिया। इस मामले का कारण इन 2 शिष्यों के कारण था। इन 2 शिष्यों में से सबसे बड़ा भाई मेहनती था और दूसरा छोटा भाई बुद्धिमान था। दोनों ही उत्कृष्ट थे और संप्रदाय प्रमुख ने भी उन्हें पूरे दिल से, बिना किसी रोक टोक के सिखाया। दोनों ने भी कड़ी मेहनत की और शक्ति के मामले में वे गर्दन से गर्दन तक थे और कोई भी दूसरे से हीन नहीं था। हालांकि चूंकि दोनों का स्वभाव अलग अलग था, इसलिए संप्रदाय प्रमुख के शिक्षण के तरीके कुछ अलग थे। उन्होंने बड़े भाई की प्रशंसा की, लेकिन दूसरे छोटे भाई के प्रति कठोर और सख्त थे। इससे दूसरे छोटे भाई को संप्रदाय प्रमुख के इरादों के बारे में गलतफहमी हो गई, ये सोचकर कि संप्रदाय प्रमुख बड़े भाई की तरफदारी कर रहे हैं। इस नफरत के कारण दूसरा छोटा भाई धीरे धीरे बड़े भाई से दूर हो गया और उसका दिल और भी उदास होता गया, इस हद तक कि उसने कहीं से अभ्यास करने के लिए एक बुरी गुप्त तकनीक पाई। हर कोई सदमे में चिल्लाया। नीलेश ने बोलना जारी रखा और सभी ने ध्यान से सुना। किसने सोचा होगा कि नीलेश एक तेज जबान के साथ पैदा हुआ था और उसकी कहानी कहने का कौशल निश्चित रूप से शीर्ष पर था। उसके शब्द तीखे थे और केवल कुछ ही शब्दों में उसने भाई और दूसरे भाई के बीच की दुश्मनी को सभी के सामने प्रकट कर दिया था। जीवप्ती त्रिपाठी केवल चुप्पी में सुनता रहा और उसने बीच में नहीं टोका। उसे लगा कि यह मामला सच होना चाहिए, लेकिन नीलेश ने इसे बढ़ा चढ़ाकर भी बताया था।
एपिसोड 44। अतीत की काली छाया। काले बेर का शहर, जहां हर दिन की सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती थी और शाम अपने साथ थकान और सुकून लाती थी। लेकिन आज इस शहर की चर्चा कुछ और ही थी। हर जुबान पर ऊंचे आसमान के मंडप के उस रहस्य की कहानी थी जो सालों पहले हुई एक भयानक त्रासदी से जुड़ी थी। नीलेश, जिसकी बातों में एक अलग ही जादू था, उसने कहानी को वहीं से शुरू किया जहां से रहस्य और भी गहरा हो जाता था। इस गुप्त तकनीक की खेती करने के बाद दूसरे शिष्य का स्वभाव पूरी तरह से बदल गया, लेकिन उसकी ताकत भी बहुत बढ़ गई। यहाँ तक कि वह पहले शिष्य को भी हराने लगा। दूसरे शिष्य को लगा कि उसकी शक्ति बढ़ गई है, इसलिए पंत के गुरुजी अब उसे पसंद करेंगे। लेकिन इस गुप्त तकनीक की खेती करने की बात आखिरकार पंत के गुरुजी को पता चल गई। नीलेश ने एक गहरी सांस ली, जैसे वह उस दर्द को महसूस कर रहा हो जो गुरुजी ने उस समय महसूस किया होगा। गुरुजी का दिल टूट गया था और उन्होंने दूसरे शिष्य की खेती को नष्ट करने का फैसला किया। लेकिन गुरुजी कुछ कर पाते इससे पहले ही दूसरे शिष्य को खबर मिल गई थी। इस खबर ने उसके मन को पूरी तरह से दानव शक्ति में बदल दिया और वह राक्षस जाति में शामिल हो गया। 10 साल पहले की उस रात ऊंचे आसमान के मंडप में खून की नदियां बही। पहला शिष्य वहीं मौके पर दर्दनाक रूप से मर गया, जबकि दूसरा शिष्य जान बचाकर भाग निकला। नीलेश की आवाज में दर्द था, जैसे वह उस भयावह रात का चश्मदीद गवाह रहा हो। वहां मौजूद हर शख्स की सांसें मानो थम सी गई थीं। रमेश कुमार पाल और दूसरे शिष्य, सभी की आंखें नीलेश पर टिकी थीं। नीलेश ने संतुष्ट होकर देखा कि उसकी कहानी ने हर किसी को जकड़ लिया था। एक ही रात में पंत के गुरुजी के बाल सफेद हो गए। उनके 2 सबसे प्रिय शिष्यों में से एक मर गया और दूसरा राक्षस बन गया। उन पर क्या बीती होगी, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। नीलेश की बात सुनकर सभी ने एक आह भरी। तब से पंत के गुरुजी एकांत में रहने लगे और बहुत कम लोगों ने उन्हें देखा। सभी को लगा कि उनकी आत्मा बिखर चुकी है और उनका निधन हो गया है। लेकिन कुछ साल बाद पंत के गुरुजी फिर से बाहर आए। इस बार उन्होंने अपने दूसरे शिष्य को खुद पकड़ा और उसे कुंडलीदार नाले में सील कर दिया। जीवप्ती त्रिपाठी का दिल अचानक धड़क उठा। उसे रहस्यमयी 11वें गुरु के अंतिम शब्द याद आ गए थे, मैं यहाँ कोई खजाना देखने नहीं आया, मैं यहाँ एक व्यक्ति को देखने आया हूँ। किसको देखने? इसमें कोई शक नहीं था, वह वही व्यक्ति था जिसे कुंडलीदार नाले में सील किया गया था। क्या ये 11वें गुरु? नीलेश ने कहानी जारी रखी, लेकिन इस घटना के बाद गुरुजी अमर आरोहण की सीमा को पार नहीं कर पाए और इसी स्तर पर रह गए। जब तक ये गांठ नहीं खुलती, वह बाकी जिंदगी शांति से नहीं जी पाएंगे। कहानी सुनकर हर कोई आहें भर रहा था। सभी को ऊंचे आसमान के मंडप के गुरुजी पर दया आ रही थी और वे उस दूसरे शिष्य को कोस रहे थे जो शैतान के रास्ते पर चला गया था। जीवप्ती त्रिपाठी का मन भी बेचैन था। क्या सच में ये 11वें गुरु दानव जाति के थे? अगर नीलेश की कहानी सच थी तो ये बूढ़ा आदमी बहुत संभावना है कि वह पंत के गुरुजी ही थे। तभी सामने से शोरगुल की आवाज आई। जीवप्ती ने सिर उठाकर देखा कि जंगल के बीच में एक बड़ा खाली मैदान था। वहां एक बड़ा बाजार जैसा माहौल था जहां आसपास के 3 संप्रदायों के शिष्य जमा थे। तरह तरह के सामान से भरी छोटी बड़ी दुकानें लगी हुई थीं। ये सब देखकर आंखों को सुकून मिल रहा था। चलो हम आ गए, सुमित पटेल ने कहा। इस जगह का नाम काले हवा का व्यापार है। ये जगह बहुत अच्छी है, जीवप्ती ने बाजार में आते जाते लोगों को देखकर कहा। नीलेश हंस पड़ा, बेशक, यहाँ वह सब कुछ है जो हम निम्न स्तर के साधकों को चाहिए। और तो और हमें यहाँ सुरक्षा की चिंता नहीं करनी पड़ती। तीनों संप्रदायों के विशेषज्ञ यहाँ कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौजूद हैं। क्या तुम्हें वे छोटी छोटी लकड़ी की कोठरियां दिख रही हैं? वे ऊंचे आसमान के मंडप के शिष्यों के लिए हैं। मेरी बहन भी वहीं अंदर है। तुम्हारी बहन? जीवप्ती ने उसे देखकर पूछा। उसे याद आया कि पिछली बार नीलेश ने कहा था कि उसकी बहन एक मुख्य शिष्य है। नीलेश अचानक चौकन्ना हो गया। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, मेरी बहन के बारे में कुछ सोचने की हिम्मत भी मत करना। जीवप्ती अपनी हंसी नहीं रोक सका। नीलेश फिर बोला, लेकिन अगर तुम उसके बारे में सोचते भी हो तो मुझे डर है कि तुम में वह क्षमता नहीं है। क्या तुम्हारी बहन बहुत मजबूत है? बेशक, जीवन शक्ति के तीसरे चरण में है। नई पीढ़ी में बहुत कम लोग उसके प्रतिद्वंद्वी हो सकते हैं। जीवप्ती को थोड़ा आश्चर्य हुआ। नई पीढ़ी के शिष्य के रूप में जीवन शक्ति के चरण तक पहुंचना बहुत दुर्लभ था। जीवन शक्ति के ऊपर अमर आरोहण का चरण था, जो पंत के गुरुजी का वर्तमान चरण था। अगर तुम्हारी बहन इतनी मजबूत है तो तुम सिर्फ संयमित कठोर शरीर के चरण में क्यों हो? जीवप्ती ने नीलेश को उलझन भरी नजरों से देखा, जैसे किसी ने उसकी कमजोर नस दबा दी हो। नीलेश का चेहरा अचानक शर्मिंदा हो गया। कुछ देर बाद उसने कहा, क्या मैं खेलना नहीं चाहता? लेकिन चिंता मत करो, मैं भविष्य में कड़ी मेहनत करूंगा। मैं तुम्हारे जैसे परीक्षण शिष्य को मुझसे आगे नहीं निकलने दूंगा। जीवप्ती ने हल्के से सिर हिलाया। ऐसा लगता था कि पिछले कुछ दिनों के कष्ट ने नीलेश के अंदर प्रतिस्पर्धा की भावना जगा दी थी। चलो, मैं तुम्हें पहले अपनी बहन से मिलवाता हूँ। उसकी सुरक्षा के साथ काले हवा के व्यापार में चीजें करना अधिक सुविधाजनक होगा। जब नीलेश की बहन से मिलने की बात आई तो सभी के चेहरे गंभीर हो गए। यहाँ तक कि नीलेश ने भी अपने कपड़े ठीक किए और अपने शरीर से सारी धूल झाड़ दी। ये स्पष्ट था कि नीलेश अपनी बहन से बहुत डरता था, या शायद ये कहना अधिक सटीक होगा कि वह उसका सम्मान करता था। नीलेश की बहन का नाम क्या है? जीवप्ती ने धीरे से अनूप सिंह से पूछा। सुमित्रा। उसका नाम बुरा नहीं था, लेकिन वह नहीं जानता था कि वह किस तरह की इंसान थी। कुछ देर बाद वे लकड़ी की एक कोठरी पर पहुंचे। जीवप्ती ने ऊपर देखा और पाया कि न केवल इस कोठरी पर बल्कि इसके बगल में भी ऊंचे आसमान के मंडप लिखा हुआ था। ऐसा लगा कि ये सभी कोठरियां ऊंचे आसमान के मंडप के विशेषज्ञों द्वारा कब्जा कर ली गई थीं। नीलेश थोड़ा घबराया हुआ था। उसने धीरे धीरे सांस ली और ध्यान से सीढ़ियों पर चढ़ा। फिर उसने हाथ उठाकर धीरे धीरे कुछ बार खटखटाया। उसकी आवाज एक बिल्ली की तरह आज्ञाकारी थी। बहन, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। अनूप सिंह और बाकी लोग अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहे थे, उनके कंधे हिल रहे थे। जीवप्ती भी हंसे बिना नहीं रह सका।
नीलेश ने पीछे खड़े सभी की अभिव्यक्ति को समझा और उन्हें घूर कर देखा। अंदर आओ। अंदर से एक थोड़ी ठंडी आवाज आई। यह एक पहाड़ की धारा की तरह थी जो हर किसी की आंखों और कानों को ताज़ा कर रही थी। नीलेश ने सबको हाथ हिलाया और अंदर चला गया। घर में चलते हुए जीवप्ती ने चुपके से चारों ओर देखा। उसने पाया कि यह घर उसकी अपनी कोठरी से भी अधिक साधारण और कच्चा था। अंदर कुछ भी नहीं था, लेकिन एक बार जब वह घर के अंदर चला गया तो बाहर का शोरगुल और हलचल अचानक बंद हो गई, जिससे बहुत शांति हो गई। इस लकड़ी के घर में कुछ रहस्यमय होना चाहिए, अन्यथा इसका ऐसा प्रभाव नहीं होता। जैसे ही वह घर के चारों ओर देख रहा था, नीलेश अचानक चिल्लाया। जीवप्ती ने देखा तो नीलेश अपना सिर पकड़े हुए जमीन पर आधा झुककर बैठा था। उसके सामने एक महिला सफेद कपड़ों में थी, जिसकी अभिव्यक्ति बर्फ की तरह ठंडी थी। इस महिला के सुंदर काले बाल थे जो एक बादल की तरह बंधे हुए थे। उसके पास अर्धचंद्राकार आकार की पतली भौहें, एक जोड़ी पतली और चमकदार आंखें, एक नाजुक नाक, लाल गाल, नाजुक चेरी होंठ, बर्फ जैसी और शहद जैसी नरम त्वचा थी। उसका शरीर सुंदर और पतला था और वह अविश्वसनीय रूप से आकर्षक थी। हालांकि उसका स्वभाव असामान्य रूप से ठंडा था, जिससे लकड़ी के घर का तापमान कुछ डिग्री कम हो गया। इस समय यह महिला जमीन पर क्रॉस लेग बैठी थी, जो नीलेश को ठंडी नजरों से देख रही थी। कहने की जरूरत नहीं थी, ये सुमित्रा थी। क्या तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें क्यों मारा? सुमित्रा ने पूछा। नीलेश ने सिर हिलाया। अपनी बहन की आंखों में अशुभ रोशनी देखकर उसने जल्दी से सिर हिलाया। मुझे बताओ। सुमित्रा की आवाज बहुत नर्म थी, लेकिन एक तरह का एहसास था जो लोगों को विरोध करने में असमर्थ बनाता था। अब जीवप्ती समझ गया था कि नीलेश अपनी बड़ी बहन से इतना डरता क्यों था। जिसके पास इस तरह की बड़ी बहन हो, वह इसे सह नहीं पाएगा, भले ही वह एक पूर्ण सौंदर्य ही क्यों न हो। एपिसोड 45। रघुनाथ चावल दुकान का रहस्य और एक अनूठी मुलाकात। क्योंकि मुझे किसी ने मारा था, नीलेश ने अपनी बहन के सवाल को नजरअंदाज करने की हिम्मत नहीं की। जैसे ही उसने जवाब दिया, उसने चुपके से सुमित्रा पर नजर डाली। सुमित्रा का चेहरा ठंडा था। तुम्हें क्यों मारा गया? मेरी कलाएं दूसरों जितनी अच्छी नहीं थीं। नीलेश ने सिर झुका लिया। तुम दूसरों जितने अच्छे क्यों नहीं थे? सुमित्रा ने पूछा। नीलेश हकलाया। मैंने ठीक से खेती नहीं की। सुमित्रा ने थोड़ा सिर हिलाया। कम से कम तुम्हें कुछ तो आत्मज्ञान है। क्या तुम जानते हो कि भविष्य में क्या करना है? हाँ, आज तुमने जो कहा उसे याद रखना। अगर तुमने भविष्य में खेलने की हिम्मत की तो तुम्हें कोई और नहीं बल्कि मैं मारूंगी। नीलेश के चेहरे का भाव बदल गया और उसने बार बार वादा किया कि वह लगन से खेती करेगा और अपनी बहन की उम्मीदों को निराश नहीं करेगा। नीलेश को सबक सिखाने के बाद सुमित्रा ने सिर उठाया और उसके पीछे खड़े लोगों को देखा। उसकी खूबसूरत आंखें उन पर घूम गईं और जीवप्ती त्रिपाठी पर आकर रुक गईं। उसकी आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखी और उसने कहा, क्या तुम वही हो जिसने राजकुमार राणा को पीटा था? जीवप्ती त्रिपाठी ने मन ही मन सोचा कि यह वरिष्ठ बहन बहुत जानकार है। भले ही वह यहाँ पर खेती कर रही थी, फिर भी उसे बाहर क्या हो रहा था, इसकी जानकारी थी। उसने धीरे से सिर हिलाया और कहा, हाँ, तुम नीलेश से ज्यादा होनहार हो। सुमित्रा ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जीवप्ती त्रिपाठी ज्यादा बुरा नहीं दिख रहा था, लेकिन वह कम से कम 15-16 साल का था। यहाँ तक कि अब भी वह केवल संयमित कठोर शरीर के 8वें चरण में था, इसलिए उसकी क्षमता बहुत अच्छी नहीं होनी चाहिए। स्वाभाविक रूप से वह उसकी आंखों में नहीं आएगा। वह जीवप्ती त्रिपाठी से बात करने के लिए तभी तैयार हुई क्योंकि उसने सुमित पटेल की जान बचाई थी। मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहती हूँ। कृपया कहिए, वरिष्ठ बहन। जीवप्ती त्रिपाठी का भाव शांत था। नीलेश से दूर रहो। अगर तुम उसके साथ रहना जारी रखोगे तो तुम्हारी उपलब्धियां यहीं खत्म हो जाएंगी। जीवप्ती त्रिपाठी हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह नीलेश को नीचा दिखा सकती थी, लेकिन जीवप्ती त्रिपाठी नहीं। ये सुनकर नीलेश का चेहरा तुरंत कड़वा हो गया, लेकिन उसने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। बाहर जाओ, मैं खेती करना चाहती हूँ, सुमित्रा ने कहा और अपनी आंखें फिर से बंद कर लीं। लोगों का समूह चुपचाप कमरे से बाहर निकल गया और दरवाजा बंद कर दिया। उन्होंने एक दूसरे को देखा और वे हवा में सांस नहीं ले पा रहे थे। अंदर का दबाव बहुत ज्यादा था। हालांकि वह सुंदरता आंखों को सुकून देने वाली थी, लेकिन उन्हें डर था कि लंबे समय तक वहां रहने के बाद उनके शरीर और दिमाग भी बर्फ में जम जाएंगे। मैं जाकर देखता हूं कि मैंने कुछ दिन पहले जिन गोलियों को बनाने के लिए कहा था उनकी प्रगति क्या है, अनूप सिंह ने कहा और फिर चला गया। मैं भी जाना चाहता हूं। कुछ लोग जल्दी से उसके पीछे चले गए। थोड़ी देर बाद सभी बिखर गए और अपने अपने काम में लग गए। केवल नीलेश और जीवप्ती त्रिपाठी ही बचे थे। जीवप्ती त्रिपाठी ने देखा कि नीलेश को भी कुछ काम था, इसलिए वह मुस्कुराया और बोला, छोटे भाई, तुम जाओ और अपना काम करो। मैं बस यहीं घूमूंगा। नीलेश ने सिर हिलाया। जरूर। अगर तुम्हें कुछ पसंद आए तो मुझे बताना। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हालांकि यहाँ ज्यादातर लोग सभ्य हैं, लेकिन कुछ लोग धोखेबाज भी हैं। उन्हें तुम पर हावी न होने देना। नीलेश से अलग होने के बाद जीवप्ती त्रिपाठी यूं ही काले हवा की पहाड़ी श्रृंखला में घूमने लगा। तीनों संप्रदायों के शिष्य अपने सामने दुकानों के साथ बैठे थे। उनके पास या तो बेचने के लिए चीजें थीं या वे क्या खरीदना चाहते थे, ये बताने के लिए तख्तियां लगाई हुई थीं। उनमें से कुछ बाजार में सब्जी बेचने वालों की तरह जोर जोर से चिल्ला रहे थे, उत्साह के साथ अपने सामान का प्रचार कर रहे थे। कुछ के चेहरे पर घमंड का भाव था और वे ऐसा भाव दिखा रहे थे कि यह उन पर निर्भर करता है कि वे खरीदना चाहते हैं या नहीं। दूसरों को चारा डालने के लिए हवा दे रहे थे। उनमें से कुछ उग गए थे और वास्तव में वहीं पर खेती कर रहे थे। इस बात से नहीं डरते थे कि उनका सामान कोई और ले जाएगा। हर तरह के लोग थे और इसी तरह से सब कुछ चल रहा था। थोड़ी देर चलने के बाद जीवप्ती त्रिपाठी को पता चला कि यहाँ की दुकानें केवल चीजें बेचने और खरीदने के लिए ही नहीं थीं। कुछ निम्न स्तर के रसायनज्ञ भी थे जिन्होंने दूसरों के लिए गोली बनाने के लिए तख्तियां लगाई हुई थीं और वे एक भी पैसा नहीं लेते थे। यह मत सोचो कि वे कुछ अच्छा कर रहे थे। असल में उन्हें अभ्यास करने के लिए बस दूसरों की सामग्री का उपयोग करना था। इन लोगों के पास रसायन विज्ञान में पर्याप्त अनुभव नहीं था।
उनके 10 में से 8 भट्टियां टूट जाती थीं, इसलिए ये दुकानें अपेक्षाकृत शांत थीं। हालांकि ऐसी दुकानें बहुत ज्यादा नहीं थीं। आखिरकार रसायनज्ञ अपेक्षाकृत दुर्लभ थे। जीवप्ती त्रिपाठी यांग गुण वाली चीजों पर ध्यान दे रहा था। असल में इससे पहले कि वह इस काले हवा की पहाड़ी श्रृंखला में प्रवेश करता, उसकी छाती पर यांग की उत्पत्ति पहले ही प्रतिक्रिया कर चुकी थी। अराजक प्रतिक्रिया ने दिखाया कि यहाँ कई यांग गुण वाले खजाने थे। लेकिन रास्ते में जीवप्ती त्रिपाठी को पता चला कि कई चीजें निम्न श्रेणी की थीं। उन जड़ी बूटियों में निहित यांग शक्ति कुंडलीदार नाले से निकलने वाली शक्ति जितनी सघन नहीं थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे उनमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने कुछ चीजों पर भी नजर डाली, लेकिन कीमत पूछने के बाद वह केवल सिर हिला सकता था और आह भर सकता था। कीमत बहुत ज्यादा थी और वह अभी इसे खरीदने की स्थिति में नहीं था। 1 घंटे तक घूमने के बाद जीवप्ती त्रिपाठी को अभी भी कुछ नहीं मिला था। हालांकि उसे छोटे ऊर्जा पुनःप्राप्ति गोलियों की कीमत का पता चल गया था। क्योंकि छोटे ऊर्जा पुनःप्राप्ति गोलियां केवल संयमित कठोर शरीर के चरण 7 से चरण 9 तक के साधकों के लिए थी, इस तरह की गोली की कीमत लगभग 50 टांके थी। नीलेश ने उसे जो बोतल दी थी उसमें 10 गोलियां थीं, जिनकी कीमत लगभग 500 टांके थी। 500 टांके कुछ भी करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। उसके सामने की दुकान में एक धधकता लाल पत्थर था। जीवप्ती त्रिपाठी स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उससे गर्म यांग शक्ति निकल रही थी। ये कुंडलीदार नाले में रहने वाले से कई गुना ज्यादा सघन था। जीवप्ती त्रिपाठी ने अनुमान लगाया कि अगर वह इस पत्थर में यांग शक्ति को अवशोषित करता है, तो वह कम से कम 2 से 3 बूंदें अमृत रस को संघनित कर पाएगा। ये कई दिनों की कड़ी खेती के बराबर था। भले ही वह जानता था कि उसके सामने की दुकान का मालिक मिलना जुलना आसान नहीं था, वह निश्चित रूप से एक उच्च कीमत मांगेगा। जीवप्ती त्रिपाठी ने हार नहीं मानी और उसके सामने बैठ गया। दुकान के मालिक का चेहरा ठंडा था, जैसे कि किसी ने उससे पैसा लिया हो। उसने केवल जीवप्ती त्रिपाठी को एक नजर देखा और फिर उसे नजरअंदाज कर दिया। जीवप्ती त्रिपाठी ने दूसरी चीजों को उठाने का नाटक किया और कीमत पूछी। दुकान का मालिक कम बोलने वाला आदमी था और उसने बेपरवाह जवाब दिया। फिर जीवप्ती त्रिपाठी ने बेपरवाह ढंग से धधकता लाल पत्थर उठाया और पूछा, ये कितने का है? दुकान के मालिक ने ताना मारा और इस बार कुछ और शब्द बोले, ये दुकान में सबसे महंगी चीज है, 3000 टांके। जीवप्ती त्रिपाठी का दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया। ये पूरी तरह से आसमान छूने वाली कीमत थी। ये कीमत उसकी सीमा से बहुत दूर थी। वह कैसे बातचीत कर सकता था? जैसे ही उसने चीजों को नीचे रखा और उठने वाला था, जीवप्ती त्रिपाठी ने अपने कंधे पर एक हल्की सी दस्तक महसूस की। सिर घुमाया तो उसने एक आकर्षक महिला को उसकी ओर मुस्कुराते हुए देखा। ये सच में तुम ही हो? रेशमा थोड़ी हैरान थी। क्या बात है? जीवप्ती त्रिपाठी ने भौहें सिकोड़ी। सच कहूं तो इस बेलगाम महिला के बारे में उसका कोई अच्छा विचार नहीं था। हालांकि वह काफी साफ सुथरे कपड़े पहने हुए थी, लेकिन उस दिन उसकी ढिठाई ने पहले ही जीवप्ती त्रिपाठी पर एक बुरा असर डाला था। जीवप्ती त्रिपाठी की ठंडक को महसूस करते हुए रेशमा ने उसे घूरा और कहा, कुछ नहीं, मैं बस नमस्ते कहने आई थी। हाँ, अलविदा। जीवप्ती त्रिपाठी ने बेपरवाह जवाब दिया और जाने के लिए मुड़ा। अरे, रेशमा उसके पीछे पीछे आए और जीवप्ती त्रिपाठी के साथ चलने लगी। जानबूझकर या अनजाने में उसका नाजुक शरीर उसके करीब हो गया। चलते चलते वह जीवप्ती त्रिपाठी की प्रतिक्रिया भी देख रही थी। एक अगरबत्ती के जलने के बराबर समय तक चलने के बाद जीवप्ती त्रिपाठी थोड़ा उदास था। उसे पता चला कि यह महिला न केवल मनचली थी, बल्कि ढीठ भी थी। वह स्पष्ट रूप से उस पर ध्यान नहीं देना चाहता था, लेकिन वह फिर भी जाने से इनकार कर रही थी। तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो? जीवप्ती त्रिपाठी अपनी जगह पर रुक गया और थोड़ा नाखुश था। मैं तुम्हारे पीछे नहीं आ रही हूँ। ये काले हवा की पहाड़ी श्रृंखला है, मैं बस घूम रही हूँ। क्या हुआ? क्या तुम्हें मेरी परवाह है? रेशमा हंसी। मेरे पीछे मत आओ, सावधान रहो या मैं तुम्हारे साथ विनम्र नहीं रहूंगा। जीवप्ती त्रिपाठी गुस्सा हो गया। रेशमा न केवल डरी नहीं, बल्कि उत्सुक भी थी। तुम कैसे विनम्र नहीं रहोगे? पिछली बार की तरह। एपिसोड 46, अध्याय रहस्यमयी जंगल की ओर। जीवप्ती त्रिपाठी ने रेशमा की लगातार छेड़छाड़ को रोकने का कोई अच्छा तरीका नहीं पाया, इसलिए वह बस उसे नजरअंदाज करने लगा। रेशमा भी जीवप्ती की बेरुखी को महसूस कर सकती थी, इसलिए उसने उसे और परेशान करने की हिम्मत नहीं की। वह तो बस एक परछाई की तरह उसके पीछे पीछे चलती रही। अपनी जीवन शक्ति के स्रोत की मुहर की दिशा का अनुसरण करते हुए जीवप्ती थोड़ी दूर चला और एक दुकान के सामने रुक गया। जल्दी से चारों ओर देखने के बाद जीवप्ती की आंखें चमक उठीं। उसने पाया कि इस दुकान में रखी हुई चीजें बहुत अच्छी थीं और उनमें से ज्यादातर उसकी पसंद की थीं। वे गोल पत्थर एक बच्चे की मुट्ठी के बराबर थे, जिनसे भरपूर अमृत रस निकल रही थी। वे पिछली दुकान के पत्थरों से बहुत बेहतर थे, लेकिन इतने बड़े नहीं थे। उनकी कीमत पिछली दुकान से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, है ना? जीवप्ती फैसला नहीं कर पा रहा था, तभी दुकानदार ने उत्साह से उसका स्वागत किया। छोटे भाई, तुम्हें क्या पसंद आया? मेरी चीजें अच्छी गुणवत्ता वाली और सस्ती हैं, इस मौके को मत छोड़ो। चाहे तुम उन्हें अपने लिए इस्तेमाल करो या फिर से बेचो, वे सभी लाभदायक सौदे हैं। हिम्मत करके जीवप्ती ने पूछा, इन पत्थरों का क्या दाम है? दुकानदार ने नीचे देखा और मुस्कुराया, तुम अमृत रस पत्थरों के बारे में पूछ रहे हो? वे महंगे नहीं हैं, बस 500 चांदी के टुकड़े टेल्स का एक। जीवप्ती का चेहरा काला पड़ गया। हालांकि वह जानता था कि यह कीमत उचित थी, फिर भी उसने सिर हिलाया, ये थोड़ा महंगा है। उसके पास केवल 500 चांदी के टुकड़े थे। दुकानदार मुस्कुराया और सिर हिलाया, छोटे भाई मजाक कर रहे हो? मेरी चीजों पर दाम साफ साफ लिखा हुआ है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं मांगूंगा। तुम दूसरी दुकानों पर जाकर उनकी कीमतें देख सकते हो, तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं कितना कम दाम लगा रहा हूँ। ये शब्द सच थे। जीवप्ती ने यहाँ आने के रास्ते में कुछ भी नहीं खरीदा था, लेकिन उसने कीमतों के बारे में बहुत कुछ सुना था और जानता था कि इस दुकानदार की कीमतें ज्यादा नहीं थीं। लेकिन यह व्यापार था, तो जाहिर है उसे सौदेबाजी करनी ही थी।
लाचार होकर जीवप्ती को दुकानदार के साथ शब्दों का युद्ध करना पड़ा ताकि वह कुछ फायदा उठा सके। लेकिन दुकानदार लगातार सिर हिला रहा था। अंत में दुकानदार निराश हो गया और उसके पास ये कहने के अलावा कोई और चारा नहीं था, छोटे भाई, ये चीजें मेरी नहीं हैं। मैं इन्हें गिरोह गैंग की तरफ से बेच रहा हूँ, इसलिए मैं इन्हें ज्यादा नहीं बल्कि कम ही बेच सकता हूँ, वरना मुझे अपनी जेब से पैसे चुकाने होंगे। कृपया मेरे लिए मुश्किल खड़ी न करें। गिरोह। जीवप्ती चौंक गया। उसने बगल में खड़ी रेशमा की ओर मुड़कर देखा। आसपास केवल एक ही गिरोह था, खून समूह। रेशमा ने मीठी मुस्कान के साथ कहा, हाँ, यह मेरे परिवार की दुकान है। क्या तुम्हें ये पत्थर चाहिए? जीवप्ती ने सिर हिलाया। मुझसे एक वादा करो और मैं तुम्हें ये सभी पत्थर दे दूंगी। रेशमा ने अपनी आंखें घुमाई। मालकिन। दुकानदार का चेहरा बिल्कुल बदल गया। अगर वह सामान का ये जखीरा खो देता तो वह बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाता। चिंता मत करो, मैं पिताजी से बात कर लूंगी। रेशमा ने उसे दिलासा दिया। जब दुकानदार ने ये सुना तो वह तुरंत चुप हो गया। कैसा रहेगा? तुम्हें बस मुझसे एक वादा करना है। रेशमा खुशी से खिल उठी। तुम आदमियों के लिए ये बहुत ही आसान मामला है, सोचना भी मत। जीवप्ती ने साफ मना कर दिया। उसे सोचने की जरूरत नहीं थी कि रेशमा क्या सोच रही थी। तुम। रेशमा ने गुस्से में जीवप्ती को घूरा। उसकी आंखें ऐसी लग रही थी जैसे वह उसे खा जाएगी। असल में उसे जीवप्ती में कोई बहुत ज्यादा रुचि नहीं थी। बस ये था कि जब उसने उस दिन उसे बहकाने की कोशिश की तो वह जीता नहीं। इस बात ने रेशमा को थोड़ा निराश कर दिया। इतना ही नहीं, उसे थोड़ा नुकसान भी हुआ था। ऐसा एक भी आदमी नहीं था जो उसकी सुंदरता से आकर्षित न हो। रेशमा को इस बात पर पूरा यकीन था। वह जीवप्ती को झुकने पर मजबूर करना चाहती थी। जब वह झुक जाता तो वह पीछे हट जाती और उसे ठीक से मूर्ख बनते हुए देखती। अगर रेशमा को आदमी चाहिए होते तो वह बस अपनी उंगली हिलाती और आदमियों का ढेर लग जाता। अगर उसके पास कोई और मकसद न होता तो वह खुद को इस तरह क्यों तकलीफ देती? वह चुलबुली और उद्दंड थी, लेकिन वह सिर्फ एक दिखावा था। दूसरों को भ्रमित करने के लिए एक दिखावा। मुझे यकीन नहीं है कि मैं तुम्हें नहीं जीत सकती। रेशमा का दिल कठोर हो गया। अपनी आंखें घुमाते हुए रेशमा ने दुकानदार से कहा, इसे सस्ते में बेच दो। दुकानदार बुरी तरह से झल्लाया, यह अच्छा नहीं होगा। मैंने कहा इसे सस्ते में बेच दो। रेशमा ने धीरे से अपने दांत पीसे, उसकी मनमोहक आंखें ठंडी हो गईं। जैसे ही दुकानदार सिर हिलाने वाला था, जीवप्ती ने अपना हाथ हिलाया और कहा, कोई जरूरत नहीं, बस 500 चांदी के टुकड़े। अगर वह इसे 500 चांदी के टुकड़ों में खरीदता तो उसे कोई फायदा नहीं होता, लेकिन नुकसान भी नहीं होता। यह बाजार की कीमत थी। ऐसा कहते हुए उसने शक्तिवर्धन गोली की बोतल निकाली और कहा, क्या मैं इन गोलियों के बदले इसे ले सकता हूँ? यहाँ के व्यापार बाजार में वस्तु विनिमय के नियम भी थे। तैयार गोलियों का आमतौर पर लेन देन हो सकता था। जरूर। दुकानदार ने सिर हिलाया। इस शक्तिवर्धन गोली की बोतल में 10 गोलियां हैं। ये लगभग 500 चांदी के टुकड़ों की है। तुम इन्हें गिन सकते हो। जीवप्ती ने शक्तिवर्धन गोली उसे फेंकी और फिर दुकान से एक अमृत रस पत्थर उठा लिया। जैसे ही वह उसके हाथ में आया, जीवप्ती ने अमृत रस की एक लहर महसूस की। वह तुरंत खुश हो गया क्योंकि वह जानता था कि यह सौदा सही था। रेशमा ने नफरत से अपने दांत पीसे। जीवप्ती की हरकतें साफ दिखा रही थीं कि वह उसका एहसान नहीं लेना चाहता था, जिसका मतलब था कि उसकी भलाई बर्बाद हो गई थी। दुकानदार ने उसकी अभिव्यक्ति को देखा और जान गया कि यह महिला जिसका नाम खराब था, शायद जीवप्ती के बारे में सोच रही थी। हालांकि अभी का सौदा उचित था, दुकानदार जानता था कि उसकी मालकिन ज्यादा खुश नहीं थी। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने दुकान से कुछ उठाया और कहा, छोटे भाई, अगर तुम बुरा न मानो तो मैं तुम्हें ये बीज दे देता हूँ। वैसे भी यह ज्यादा में नहीं बिकेगा। कौन सा बीज? जीवप्ती ने उसे ले लिया और वास्तव में बीज से थोड़ी अमृत रस महसूस की। हालांकि यह अमृत रस बहुत कम थी। 3 सूर्य फल का बीज। हमें ये तब मिला जब हम अमृत रस पत्थर निकालने में मदद कर रहे थे, दुकानदार ने सच्चाई से कहा। इस फल के पेड़ से निकलने वाला फल पृथ्वी श्रेणी की निम्न श्रेणी की आत्मा का फल है, लेकिन इसे परिपक्व होने में बहुत समय लगता है। जीवप्ती अनजाने में हंसा। उसने मन ही मन सोचा, मुझे बीज क्यों चाहिए? अगर इस चीज को लगाया जाए तो इसमें कम से कम 10 साल तक फल नहीं लगेंगे। हालांकि क्योंकि दूसरे व्यक्ति की मंशा अच्छी थी, जीवप्ती मना नहीं कर सकता था। आखिरकार ये चीज ज्यादा मूल्यवान नहीं थी, इसलिए इसे स्वीकार करने में कोई नुकसान नहीं था। धन्यवाद। जीवप्ती खड़ा हुआ और बीज और अमृत रस पत्थर को अपनी जेब में रख लिया। शक्तिवर्धन गोली की एक बोतल पहले ही जा चुकी थी, तो जीवप्ती यहाँ और ज्यादा रुकने के लिए बहुत आलसी था। नीलेश और दूसरों को थोड़ी देर ढूंढने के बाद जीवप्ती ने उन्हें नहीं देखा। इस तरह वह अकेले काले हवा की पहाड़ी श्रृंखला की ओर चला गया। उसके पीछे रेशमा ने जाने से इनकार कर दिया। वह गुस्से भरे चेहरे के साथ एक पूंछ की तरह उसके पीछे चली। उसे उससे छुटकारा पाने का कोई तरीका सोचना था, वरना अगर वह आसमानी मीनार तक उसके पीछे जाती तो कौन जानता था कि दूसरे उसके बारे में क्या सोचेंगे। इस महिला की प्रतिष्ठा बहुत अच्छी नहीं थी। थोड़ी देर सोचने के बाद जीवप्ती अचानक मुख्य सड़क से हट गया और काले हवा की पहाड़ी श्रृंखला की गहराई की ओर चला गया। चलते हुए वह मुड़ा और रेशमा पर कोल्डली हंसा। इसका मतलब साफ था, जैसे वह कह रहा हो कि अगर उसने उसका पीछा करने की हिम्मत की तो वह पहले बलात्कार करेगा और फिर उसे मार देगा, फिर से बलात्कार करेगा और फिर से मार देगा। एक भयावह भावना अचानक उठ खड़ी हुई। रेशमा उसकी हंसी से डर गई थी। जीवप्ती को वास्तव में जंगल में जाते हुए देखकर वह हिचकिचाई। देखा जाए तो वह जीवप्ती से परिचित नहीं थी। अगर वह उसके पीछे पीछे अंदर जाती और वह सच में उसके साथ कुछ कर देता तो उसे क्या करना चाहिए? उस दिन उसने जीवप्ती की ताकत देखी थी और जानती थी कि वह उसकी बराबरी नहीं कर सकती। अगर वह पागल हो गया तो उसके पूरे शरीर पर निशान हो सकते थे। एक पल के लिए हिचकिचाने के बाद रेशमा ने अचानक अपने पैर पटके और उसके पीछे पीछे अंदर चली गई। उसे 80% यकीन था कि जीवप्ती बस उसे डरा रहा था।
रेशमा को वास्तव में उसके पीछे पीछे जाते हुए देखकर जीवप्ती तुरंत गुस्सा हो गया। उसने ऐसा इसलिए किया था ताकि रेशमा डरकर भाग जाए। हालांकि उसे यह उम्मीद नहीं थी कि इस महिला की हिम्मत इतनी ज्यादा होगी और उसकी योजना विफल हो जाएगी। एक पल में उसके दिल से गुस्सा उठा और वह साहसी हो गया। उसने मन ही मन सोचा, रुको, जब तक हम एक ऐसी जगह पर नहीं पहुंच जाते जहां कोई नहीं है, और मैं तुम्हें अपनी ताकत का एहसास कराता हूं। एपिसोड 47। नदियों और झीलों के शहर में एक बार फिर षड्यंत्र का जाल बुना जा रहा था। जीवप्ती त्रिपाठी और रेशमा दोनों जैसे ही जंगल की गहराई में दाखिल हुए, पास के एक पेड़ के पीछे से दो परछाइयां बाहर आईं। उनमें से एक था राजकुमार राणा, जिसके सुंदर चेहरे पर अभी भी खरोंचें थीं, जो साफ बता रही थी कि हाल ही में उसकी पिटाई हुई है। उसकी आंखों में जीवप्ती के लिए गहरी नफरत थी। दूसरा धीरज पाठक था, जिसकी आंखों में लालच और कुटिलता भरी थी। वह रेशमा की चाल पर घूर रहा था, उसकी निगाहों में अजीब सी चमक थी। जूनियर भाई राणा, तुम्हें उस तरह के आदमी ने पीटा? धीरज पाठक ने व्यंग्यात्मक ढंग से पूछा। भले ही तुम अभी अभी जीवन शक्ति चरण में दाखिल हुए हो, पर तुम उसे हरा नहीं पाए। वह लड़का तो बस संयमित कठोर शरीर चरण में लगता है। राजकुमार राणा का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उस समय मैं थोड़ा लापरवाह हो गया था, और वह आदमी सच में अजीब है। जब वह लड़ता है तो उसे अपनी जान की परवाह ही नहीं होती। जब मैंने अपनी तलवार मारी तो उसने अपनी हथेली से उसे रोक दिया और उसने एक आह तक नहीं भरी। उसने न सिर्फ मेरी तलवार रोक दी, बल्कि उसने मेरी एक बांह भी पकड़ ली। उसी वजह से मैं हार गया। ओह, ये तो दिलचस्प है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वह और मैं, हम दोनों में से कौन ज्यादा शक्तिशाली है। राजकुमार राणा ने मुस्कुराते हुए कहा, निश्चित रूप से भाई पाठक अधिक शक्तिशाली हैं, वह आपकी बराबरी कैसे कर सकता है? क्या तुमने उसकी पहचान की जांच की है? कहीं वह कोई प्रमुख व्यक्ति न हो? धीरज पाठक ने थोड़ी चिंता से पूछा। हाँ, ये लड़का सिर्फ आसमानी मीनार का एक परीक्षण शिष्य है। उसका कोई खास पृष्ठभूमि नहीं है। अगर हम ऐसे आदमी को मार भी देते हैं तो कोई नुकसान नहीं होगा। हाँ हाँ, एक परीक्षण शिष्य। जहां तक मुझे पता है, आसमानी मीनार में 10 से भी कम परीक्षण शिष्य हैं, है ना? वह उनमें से एक है। धीरज पाठक ने जैसे कोई मजाकिया बात सुनी हो। परीक्षण शिष्य शब्द सुनते ही उसकी चिंता गायब हो गई। ऐसे व्यक्ति को मारना आसमानी मीनार पर एक एहसान करने जैसा था। हाँ, मूल रूप से मैं इस बात को लेकर चिंतित था कि काले हवा की पहाड़ी श्रृंखला में इतने सारे लोग आते जाते रहते हैं, तो काम करना आसान नहीं होगा। लेकिन मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि यह लड़का सुंदरता का लालची होगा और गंदे काम करने के लिए उस औरत के साथ जंगल की गहराई में जाएगा। किस्मत भी मेरा साथ दे रही है। धीरज पाठक ने जोर से अश्लील तरीके से हंसा। ऐसा लगता है कि जूनियर भाई राणा इस बार न सिर्फ बदला ले सकते हैं, बल्कि औरतों के मामले में भी उनकी किस्मत अच्छी है। ये सच में एक तीर से दो शिकार करने जैसा है। राजकुमार राणा भी हंसा। भाई, आप क्या कह रहे हैं? आप वो मददगार हैं जिन्हें मैंने बुलाया है। जूनियर भाई अकेले ही सब कुछ का आनंद कैसे ले सकते हैं? बाद में जब बड़े भाई ने कुछ मजा लिया होगा तो जूनियर भाई आपका साथ देंगे। हालांकि वह औरत रेशमा बेशर्म है, वह अभी भी युवा है, तो उसका शरीर निश्चित रूप से बुरा नहीं होगा। जूनियर भाई सच में कुछ खास हैं। धीरज पाठक और इंतजार नहीं कर सका और कहा, चलो अब देर नहीं करनी चाहिए। चलो उनका पीछा करते हैं और कदम उठाने का मौका ढूंढते हैं। उनके दृष्टिकोण से जीवप्ती त्रिपाठी को मारना एक छोटी सी बात थी। भरी दोपहर में रेशमा के साथ आसमान को बिस्तर और धरती को पीठ बनाकर सोना, यही वह चीज थी जिसका वे सबसे अधिक इंतजार कर रहे थे। इस बात पर विचार करने की कोई जरूरत नहीं थी कि इसके बाद रेशमा पलटवार करेगी या नहीं। ये औरत किसी से भी शादी कर सकती है। जब तक वह संतुष्ट होती, वह बहुत खुश होती। वह पलटवार करने का साहस कैसे कर सकती थी? शायद जब समय आएगा तो वह सिर्फ जबरन अपमानित होने के आनंद में डूब जाएगी। वह किसी और बात पर विचार नहीं करेगी। वे दोनों कुंवारे नहीं थे। आमतौर पर वे काले बेर के शहर के वेश्यालयों में सुख की तलाश करते थे। स्वाभाविक रूप से वे जानते थे कि रेशमा जैसी औरत की कुछ खास आदतें थीं। काले हवा की पहाड़ी श्रृंखला की गहराई में जीवप्ती त्रिपाठी ने अपना सिर घुमाया और मुस्कुराते हुए चलता रहा। शुरुआत में रेशमा थोड़ी चिंतित थी, लेकिन अब जब उसने देखा कि जीवप्ती जानबूझकर उसे भ्रमित कर रहा है, तो वह अब और डरती नहीं थी। वह न केवल डरी नहीं, बल्कि उसने जीवप्ती की गति पकड़ ली। उसने स्नेहपूर्वक उसका हाथ पकड़ लिया और अपने कोमल और लचीले वक्ष को जीवप्ती की बांह से दबाया। जीवप्ती त्रिपाठी का दिल बंदर और घोड़े की तरह दौड़ रहा था, लेकिन जब उसने इस महिला की शैली के बारे में सोचा तो उसकी रुचि तुरंत गायब हो गई। तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? जीवप्ती थोड़ा गुस्सा हो गया। एक बार मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें भविष्य में परेशान नहीं करूंगी। आसपास कोई नहीं था। रेशमा ने खुद को नहीं रोका, उसने इस तरह की शर्मनाक बातें कहने की हिम्मत की। तुम सपने देख रही हो? क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? रेशमा की आंखें रेशम की तरह थीं। क्या मेरा शरीर अच्छा नहीं है? मुझे यह मत बताओ कि तुम 1% भी मोहित नहीं हुए। एक महिला बाहर से और अंदर से विभाजित होती है। तुम्हारा बाहरी हिस्सा बुरा नहीं है और तुम्हें गर्व करने की पूंजी है, लेकिन तुम्हारा आंतरिक हिस्सा देखने लायक नहीं है। जीवप्ती ने ठंडे लहजे में उसकी ओर देखा। ये शब्द थोड़े भारी थे। रेशमा का चेहरा गिर गया क्योंकि उसने ठंडे लहजे में कहा, तुम ऊंचे आसमान के मंडप के सिर्फ एक परीक्षण शिष्य हो। हालांकि मेरी ताकत तुम्हारे जितनी अधिक नहीं है, मैं अभी भी रक्त समूह की छोटी राजकुमारी हूँ। मेरा तुम पर मोहित होना तुम्हारा सौभाग्य है। तुम सच में एहसानों की सराहना करना नहीं जानते। क्या तुम जानते हो कि बाहर कितने लोग हैं जो मेरे ऊपर नजर लगाए बैठे हैं? तो छोटी राजकुमारी उन लोगों को ढूंढने जा सकती है, मुझे क्यों परेशान कर रही है? जीवप्ती का भाव उदासीन था। जीवप्ती, इतने बेशर्म मत बनो। अगर मैं वापस जाकर अपने पिता से कहूं कि मुझे यहाँ तुम्हारे द्वारा अपमानित किया गया था, तो भले ही तुम ऊंचे आसमान के मंडप के सदस्य हो, तुम कल का सूरज नहीं देख पाओगे। रेशमा ने पूरी ताकत से चिल्लाया।
जीवप्ती के व्यवहार ने उसे पूरी तरह से गुस्सा दिला दिया था, जिससे उसने अपनी सारी इज्जत खो दी थी। आखिरकार उसका दर्जा कम नहीं था, उसे कभी इस तरह से अपमानित कब किया गया था। जीवप्ती ने ठंडे लहजे में मुस्कुराया, क्या मैं छोटी राजकुमारी से पूछने की हिम्मत कर सकता हूँ, अगर मैं तुम्हें यहाँ मार दूं, तो क्या तुम्हें वापस जाकर शिकायत करने का मौका मिलेगा। रेशमा हक्की बक्की रह गई। अभी वह इतनी गुस्से में थी कि वह पूरी तरह से भूल गई थी कि यह काले हवा की पहाड़ी श्रृंखला की गहराई थी। अगर जीवप्ती सच में कदम उठाने की हिम्मत करता तो उसे निश्चित रूप से यहाँ से जिंदा जाने का मौका नहीं मिलता। इसके अलावा ये निश्चित रूप से मारने और शव को ठिकाने लगाने के लिए सबसे अच्छी जगह थी। ये कहा जा सकता है कि अगर वह सच में यहाँ मर गई तो वह व्यर्थ में मर गई होती। ये सोचकर रेशमा ने तुरंत जीवप्ती की ओर सतर्कता से देखा। वह जल्दी से कुछ कदम पीछे हटी और कांपते हुए आवाज में कहा, तुम मजाक कर रहे हो, है ना? मेरा धैर्य सीमित है, जीवप्ती ने उदासीनता से कहा। रेशमा ने उसे घूरा, उसकी आंखों में अपमान और गुस्सा भरा हुआ था, लेकिन उसने कुछ भी करने की हिम्मत नहीं की। वह निश्चित नहीं थी कि जीवप्ती की बात अभी एक मजाक थी या वह गंभीर था। जैसे ही रेशमा परेशानी में थी, जीवप्ती का भाव बदल गया और उसने बगल में सतर्कता से देखा। जानबूझकर या अनजाने में जीवप्ती के कदम चमक गए और वह रेशमा के सामने आ गया। एक बड़े पेड़ को घूरते हुए उसने हल्के से चिल्लाया, बाहर आओ। ये सुनकर रेशमा बहुत हैरान थी, लेकिन अगले ही पल वह समझ गई कि क्या हो रहा था। दो लोग अचानक पेड़ के पीछे से बाहर आए, मुस्कुराते हुए वे आगे बढ़े। इन दोनों लोगों की हंसी भयावह और अजीब थी। एक व्यक्ति जीवप्ती को घूर रहा था, दूसरा रेशमा को। राजकुमार राणा, धीरज पाठक। रेशमा ने उन्हें तुरंत पहचान लिया और तुरंत भ्रम में चिल्लाई। पलक झपकते ही वह समझ गई कि ये दोनों लोग यहाँ क्यों दिखाई दिए। इस बार जीवप्ती डर गया था कि वह खतरे में होगा। धीरज पाठक की असीमित और असहनीय अश्लील निगाहों से घिरे होने से रेशमा का पूरा शरीर असहज हो गया। वह अपनी भौहों को थोड़ा सा झुर्रीदार किए बिना नहीं रह सकी और चुपचाप जीवप्ती के पीछे सिकुड़ गई। बहन रेशमा, इस बार हम सिर्फ इस लड़के की जान लेने आए हैं। तुम्हें एक तरफ हट जाना चाहिए, हम तुम्हें चोट पहुंचाना नहीं चाहते हैं। राजकुमार राणा जीवप्ती से 5 फुट दूर खड़ा था और उसने धीरे धीरे अपनी कमर पर लगी तलवार को बाहर निकाला जब वह रेशमा से बात कर रहा था। धीरज पाठक ने भयावह तरीके से हंसा, ये सही है। अगर तुम्हें चोट लगी तो मेरे दिल में दर्द होगा। क्या आप जानना चाहेंगे कि आगे क्या हुआ? एपिसोड 48। नदियों और झीलों का शहर, जहां हर कदम पर एक नई कहानी करवट लेती थी। ऊंचे आसमान के मंडप के सामने 3 परछाइयां खड़ी थीं, जिनके बीच तलवारें खींची हुई थीं। एक तरफ थे राजकुमार राणा और धीरज पाठक, दोनों अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं के साथ। दूसरी ओर जीवप्ती त्रिपाठी खड़ा था, जो अपने संयमित कठोर शरीर के बल पर उन दोनों के इरादों को भांप रहा था। तुम दोनों इतने बेरहम क्यों हो गए हो? जीवप्ती त्रिपाठी के मन में एक सवाल कौंधा। सिर्फ एक छोटे से झगड़े के लिए जान लेने पर आमादा हो गए हो? तभी रेशमा ने उसके कान में फुसफुसाया, जीवप्ती त्रिपाठी, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो मेरी बात मानो। धीरज पाठक आधी महीने पहले ही आरंभिक शक्ति के 5वें चरण पर पहुंच चुका है। उसकी शक्ति राजकुमार राणा से कहीं ज्यादा है और अब तो वे 2 हैं। तुम उनका मुकाबला नहीं कर पाओगे। जीवप्ती त्रिपाठी ने उसे हैरानी से देखा। तुम्हारे पास कोई उपाय है? मैं तो उन्हें हरा नहीं सकती, लेकिन वे मुझे मारने की हिम्मत नहीं करेंगे। अगर तुम मेरी बात मान लो तो मैं तुम्हारी जान की हिफाजत कर सकती हूँ। रेशमा का रुतबा ऐसा था कि राजकुमार राणा और धीरज पाठक को उसकी बात माननी पड़ती। वे ज्यादा से ज्यादा जीवप्ती त्रिपाठी को थोड़ा पीट कर अपना गुस्सा शांत करते। नहीं, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं, जीवप्ती त्रिपाठी ने धीरे से सिर हिलाया। रेशमा ने उसे ऐसे देखा जैसे वह कोई मूर्ख हो। उसकी खूबसूरत आंखें अविश्वास से भर गईं। तुम मरने के लिए तैयार हो, पर मेरी शर्त नहीं मानोगे? माफ करना, मैं थोड़ा साफ सुथरा रहना पसंद करता हूँ। और वैसे भी कौन बचेगा और कौन मरेगा, ये तो लड़ाई के बाद ही पता चलेगा। जीवप्ती त्रिपाठी ने शांत भाव से सामने खड़े दोनों लोगों को देखा। उसका जवाब सुनकर रेशमा का चेहरा बदल गया। कुछ देर बाद वह ठंडेपन से मुस्कुराए और दांत पीसते हुए बोली, अगर ऐसा है तो अपनी गरिमा बनाए रखो। ये कहकर वह कुछ कदम पीछे हट गई और बाहें मोड़कर देखने लगी। राजकुमार राणा जोर से हंसा। बहन रेशमा कितनी आज्ञाकारी हैं। मुझे पता था कि वह मेरे लिए मुश्किलें खड़ी नहीं करेंगी। रेशमा ने जबरन एक अजीब सी मुस्कान बनाई। उसके मन में क्या चल रहा था, यह कोई नहीं जानता था। धीरज पाठक अजीब तरह से हंसा। जीवप्ती त्रिपाठी को ऊपर से नीचे तक देखते हुए उसने शांत भाव से अपने हाथ पीछे किए और सिर हिलाया। तुम्हारा नाम जीवप्ती त्रिपाठी है ना? जब तुम परलोक जाओ तो मुझे दोष मत देना। तुम सिर्फ दूसरों के मामले में दखल देने की वजह से मर रहे हो। तुम खुद मरोगे या मैं तुम्हें मारूं? उसका लहजा बेहद घमंडी था। जीवप्ती त्रिपाठी मुस्कुराया और बोला, अगर तुम्हें मेरी जान चाहिए तो उसे अपनी ताकत से लो। ये कहते हुए उसने चुपके से सच्ची जीवंत गुप्त तकनीक का उपयोग किया। लेकिन जैसे ही उसने तकनीक शुरू की, जीवप्ती त्रिपाठी ने अपने सीने में एक तेज गर्मी महसूस की, जो उसके पूरे शरीर में फैलने लगी। ये गर्मी दैवीय अमृत रस की शक्ति से भरी हुई थी। जीवप्ती त्रिपाठी चौंक गया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसके शरीर की नसें इस तेज दर्द के अनुकूल हो गईं और दैवीय अमृत रस का विशाल भंडार उसकी नसों में बहने लगा। कुछ ही क्षणों में 2 बूंदें अमृत रस की बन गईं, लेकिन उनमें से एक तुरंत गायब हो गई। अचानक अमृत रस की यह भयंकर शक्ति रुक गई। जीवप्ती त्रिपाठी को अमृत रस पत्थर याद आया और उसने तुरंत उसे अपने सीने से निकाला। इस पत्थर को उसने शक्तिवर्धन गोली की एक बोतल देकर खरीदा था। लेकिन अब पत्थर में कोई शक्ति नहीं बची थी। थोड़े ही समय में सारी शक्ति उसके अंदर समा गई थी। इसका नतीजा ये हुआ कि अमृत रस की 2 बूंदें बन गईं, लेकिन एक गायब हो गई। उसके शक्ति केंद्र में पहले से मौजूद एक बूंद के साथ अब उसके पास कुल 2 बूंदें बची थीं। यह ऊर्जा को सोखने की गति बहुत तेज थी, जैसे जबरदस्ती खिलाया जा रहा हो। उसे प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं मिला।
राजकुमार राणा और धीरज पाठक ने जीवप्ती त्रिपाठी के शरीर में हो रहे बदलाव को देखा। धीरज पाठक लड़ाई में माहिर था। उसने तुरंत हाथ हिलाया और कहा, छोटे भाई राज, मेरे साथ आओ। मुझे डर है कि कुछ अप्रत्याशित होगा। राजकुमार राणा जीवप्ती त्रिपाठी को जल्द से जल्द मरता देखना चाहता था। उसने बिना हिचकिचाए अपनी तलवार के साथ आगे बढ़कर हमला किया। दोनों, एक बाईं ओर और एक दाईं ओर, हवा की तरह तेज थे। पलक झपकते ही वे जीवप्ती त्रिपाठी के सामने आ गए। धीरज पाठक की शक्ति अधिक थी, इसलिए उसकी गति तेज थी। उसके मुट्ठी में जीवन शक्ति भर गई और उसने जीवप्ती त्रिपाठी के चेहरे पर वार किया। आरंभिक शक्ति के 5वें चरण पर एक योद्धा की युद्ध शक्ति को कम नहीं आंका जा सकता था। धीरज पाठक की मुट्ठी से एक हल्की सी सीटी की आवाज आ रही थी। यह स्पष्ट था कि उसने किसी युद्ध कौशल का उपयोग किया था। जीवप्ती त्रिपाठी बचा नहीं, उसने भी एक मुक्के से वार किया। पेंग! जीवप्ती त्रिपाठी की कलाई से हड्डी टूटने की आवाज आई। उसकी मुट्ठी ऐसी लगी जैसे अनगिनत ब्लेडों से कट गई हो। पल भर में उसकी हथेली पर अनगिनत घाव हो गए और उसका शरीर कुछ कदम पीछे हट गया। धीरज पाठक ने एक अजीब सी आवाज निकाली। उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसकी मुट्ठी एक लाल गर्म लोहे से टकरा गई हो। उसकी त्वचा और मांस जलने लगे। वह चिल्लाया, ये कितनी गर्म जीवन शक्ति है। उसकी आरंभिक शक्ति के 5वें चरण की शक्ति के साथ भी वह एक संयमित कठोर शरीर वाले योद्धा की जीवन शक्ति के हमले का विरोध नहीं कर सका। ये सचमुच अजीब था। दोनों ने थोड़ी देर लड़ाई की और फिर पीछे हट गए। राजकुमार राणा अपनी तलवार लेकर आगे बढ़ा। बदले की भावना से उसने जीवप्ती त्रिपाठी पर वार किया। वह उसे मौके पर ही मार देना चाहता था। धीरज पाठक के मुक्के को खाने के बाद जीवप्ती त्रिपाठी का खून फिर से उबलने लगा। उसके हड्डियों से एक गर्म एहसास तेजी से उभरा और गर्मी फैलने के बाद उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके पास असीमित शक्ति हो। उसकी आंखें धीरे धीरे लाल हो गईं और उसका शांत चेहरा भयानक और पागलपन भरा लगने लगा। राजकुमार राणा की तलवार का सामना करते हुए जीवप्ती त्रिपाठी ने उसे एक हाथ से पकड़ लिया। राजकुमार राणा ने ताना मारा, पिछली बार मैं तुम्हारे हाथों से हार गया था। क्या तुम्हें लगता है कि यह युवा स्वामी फिर उसी जगह गिरेगा? जैसे ही उसने बोला, उसकी तलवार बदल गई। उसने वार करने के बजाय उसे काटना चाहा। वह जीवप्ती त्रिपाठी की उंगलियों को काटना चाहता था। जीवप्ती त्रिपाठी की प्रतिक्रिया भी धीमी नहीं थी। अपने प्रतिद्वंद्वी की तलवार में बदलाव को महसूस करते हुए उसकी उंगलियां पकड़ने के बजाय मुड़ गईं। लंबी तलवार ने फिर भी जीवप्ती त्रिपाठी की उंगलियों को काट दिया। इस समय राजकुमार राणा का चेहरा खुशी से खिल उठा। रेशमा ने अपना मुंह ढक लिया। वह इसे सहन नहीं कर पाई। लेकिन जब उसने जीवप्ती त्रिपाठी के अपने प्रति रवैये के बारे में सोचा तो रेशमा को लगा कि उसे टुकड़ों में काट देना चाहिए। ये कैसे संभव है? राजकुमार राणा हैरानी से चिल्लाया। उसने पाया कि उसकी तलवार ने जीवप्ती त्रिपाठी की उंगलियों को नहीं काटा था। आखिर यह एक धारदार हथियार था। एक सामान्य संयमित कठोर शरीर वाले योद्धा का शरीर कितना मजबूत हो सकता है? यहां तक कि आरंभिक शक्ति के चरण में भी कोई इस तलवार से बिना किसी चोट के बाहर नहीं आ सकता था। जीवप्ती त्रिपाठी मुस्कुराया, उसके सफेद दांत दिखाई दे रहे थे। उसकी लाल आंखों को देखकर राजकुमार राणा घबरा गया। वह तेजी से पीछे हटते हुए चिल्लाया, भाई धीरज, मुझे बचाओ। उसके बोलने से पहले जीवप्ती त्रिपाठी पहले ही आगे बढ़ चुका था। शक्ति केंद्र में अमृत रस की एक बूंद उसकी इच्छा के अनुसार चली और उसकी उंगली के सिरे पर जम गई। उसने अपनी उंगली से राजकुमार राणा के माथे पर वार किया। राजकुमार राणा का मुंह चौड़ा खुल गया। उसकी सांस अचानक रुक गई और वह अपनी पीठ के बल गिर गया। उसके माथे पर एक छेद था जो एक छड़ी के आकार का था। यह उसकी पूरी खोपड़ी से आर पार हो गया था। छेद चिकना और सपाट था और खून का एक निशान भी नहीं था। राजकुमार राणा की आंखें चौड़ी थीं। वह शिकायती भाव के साथ मर गया। एक ही समय में दो चीखें सुनाई दी। वे धीरज पाठक और रेशमा की आवाजें थीं। एपिसोड 49। बहुत खुशी की बात है कि आपने मुझे गद्यांश भेज दिया है। अब मैं इसे हिंदी उपन्यास की शैली में प्रस्तुत करूंगा। अध्याय, काले बेर के शहर में खून का रंग। काले बेर के शहर की खामोश गलियों में एक सन्नाटा छाया हुआ था। आसमानी मीनार के दो शिष्यों की मौत कोई साधारण घटना नहीं थी। रेशमा, जिसने अभी तक जीवप्ती त्रिपाठी को सिर्फ एक साधारण परीक्षण शिष्य समझा था, अब उसके दिल में डर की एक बर्फीली लहर दौड़ गई थी। सामने राजकुमार राणा का बेजान शरीर पड़ा था। उसकी मौत ने हर किसी को हैरान कर दिया था। रेशमा ने खुद अपनी आंखों से देखा था। राजकुमार राणा, जो कि प्रथम स्तर के जीवन शक्ति चरण पर था, वह जीवप्ती त्रिपाठी की एक उंगली के वार से मारा गया था। उसकी उंगली से निकली ज्वाला ने सीधे राजकुमार राणा के माथे पर एक सुराख कर दिया था। उस उंगली के वार में जो ताकत थी वो किसी साधारण शक्ति से बहुत ऊपर थी। रेशमा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था क्योंकि उसे समझ आ गया था कि जीवप्ती त्रिपाठी मजाक नहीं कर रहा था। वह सच में मारने की हिम्मत रखता था और उसके पास ताकत भी थी। धीरज पाठक, जो अभी अभी जीवप्ती त्रिपाठी से एक घूंसे का आदान प्रदान करके अलग हुआ था, वह भी अवाक रह गया था। उसका अपना छोटा भाई उसकी आंखों के सामने मारा गया था। इस अप्रत्याशित घटना ने उसे पूरी तरह से हिला दिया था। तुमने मेरे छोटे भाई को मार डाला। धीरज पाठक चीख पड़ा। ये तुमने कौन सी चाल चली? वह घबराया हुआ था। उसे डर था कि कहीं वह भी राजकुमार राणा की तरह एक ही झटके में न मारा जाए। लेकिन जीवप्ती त्रिपाठी के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वह जानता था कि दुश्मनों को पूरी तरह खत्म कर देना ही बुद्धिमानी है। ये दोनों उसे मारने के लिए ही यहाँ आए थे और ऐसे दुश्मनों के सामने दया दिखाना बेवकूफी होगी। क्या तुम भी मरना चाहते हो? जीवप्ती त्रिपाठी की आवाज गूंज उठी और वह तेजी से धीरज पाठक की तरफ बढ़ गया। धीरज पाठक ने एक पल के लिए हंसते हुए कहा, बकवास बंद करो, अपनी जान दे दो। उसने सोचा कि जीवप्ती त्रिपाठी, जो अभी तक संयमित कठोर शरीर के स्तर पर ही था, उसकी जीवन शक्ति सीमित होगी। वह उसी एक ताकतवर चाल को बार बार इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। लेकिन जैसे ही दोनों का मुकाबला हुआ, धीरज पाठक को अपनी गलती का एहसास हुआ। जीवप्ती त्रिपाठी हर वार के साथ, हर घूंसे के साथ अपने शरीर से गर्म ऊर्जा निकाल रहा था।
यह ऊर्जा इतनी शक्तिशाली थी कि धीरज पाठक, जो उससे कहीं ऊंचे स्तर पर था, उसे दबा नहीं पा रहा था। धीरज पाठक बस जीवप्ती त्रिपाठी के वारों से बच रहा था, क्योंकि वह जानता था कि सीधी लड़ाई में वह हार जाएगा। उसकी योजना थी कि वह जीवप्ती त्रिपाठी को थका दे। जब उसकी सारी शक्ति खत्म हो जाएगी, तब वह उसे आसानी से खत्म कर देगा। धीरज पाठक की योजना गलत नहीं थी, लेकिन जीवप्ती त्रिपाठी कोई साधारण योद्धा नहीं था। उसने हाल ही में अमृत रस पत्थर की सारी शक्ति सोख ली थी। उसकी रगों में अमृत रस भरा हुआ था। अगर ये लड़ाई इसी तरह चलती रही, तो शायद धीरज पाठक ही पहले थक जाएगा। धीरज पाठक को जल्द ही समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। शुरुआत में जीवप्ती त्रिपाठी की ताकत सामान्य थी, लेकिन जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, उसकी ताकत बढ़ती ही जा रही थी। हर घूंसा पहले से तेज और ताकतवर हो रहा था, और सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह थी कि उसके वारों में मौजूद जलती हुई ऊर्जा भी लगातार बढ़ रही थी। ये सब देखकर धीरज पाठक डर गया। उसे पता था कि जब कोई योद्धा लड़ता है तो उसकी शक्ति घटती है, लेकिन जीवप्ती त्रिपाठी के मामले में तो उल्टा हो रहा था। थोड़ी ही देर में धीरज पाठक जीवप्ती त्रिपाठी के वारों को रोक नहीं पाया और उसकी छाती पर एक जोरदार घूंसा पड़ा। वह घूंसा इतना ताकतवर था कि धीरज पाठक की सांसें रुक गईं। उसके शरीर में अमृत रस की गर्मी आग की तरह फैल गई। जीवप्ती त्रिपाठी की लाल आंखों को देखकर धीरज पाठक के मन में हार मानने का विचार आया। उसने तेजी से पीछे हटने का फैसला किया और भागने लगा। जीवप्ती त्रिपाठी, तुमने मेरे भाई को मारा है, तुम मरोगे। वह भागते हुए चिल्लाया। धीरज पाठक को पूरा विश्वास था कि वह भाग जाएगा, क्योंकि उसने देखा था कि जीवप्ती त्रिपाठी के पास भागने वाले को रोकने की कोई चाल नहीं थी। लेकिन तभी जीवप्ती त्रिपाठी ने अपने शक्ति केंद्र में मौजूद अमृत रस की आखिरी बूंद को अपनी उंगली पर ले आया। और तभी एक अविश्वसनीय घटना घटी। अमृत रस की वह बूंद पलक झपकते ही एक लाल रंग के पतले ब्लेड में बदल गई। जैसे ही यह ब्लेड बना, जीवप्ती त्रिपाठी के नियंत्रण में हवा में उड़ने लगा। एक सूं की आवाज के साथ लाल परछाई हवा को चीरते हुए गई और धीरज पाठक की पीठ में घुस गई। भागते हुए धीरज पाठक का शरीर अचानक रुक गया और वह धमक की आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़ा। घने जंगल में सन्नाटा छा गया था, सिर्फ कभी कभी कीड़े मकोड़ों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। जीवप्ती त्रिपाठी हाँफ रहा था, उसका पूरा शरीर थक चुका था। रेशमा के पैर कांप रहे थे। वह वहां से गई नहीं थी क्योंकि उसे लगा था कि जीवप्ती त्रिपाठी थक जाएगा और उससे मदद मांगेगा। उस समय वह अपना मकसद पूरा कर पाएगी। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि आसमानी मीनार के दो शिष्य, जो जीवप्ती त्रिपाठी को मारने आए थे, वे ही मारे जाएंगे। ये दोनों, एक पहले और दूसरा 5वें स्तर पर था। उन्होंने मिलकर एक साधारण शिष्य पर हमला किया और हार गए। ये सब इतना अविश्वसनीय और अजीब था। अचानक रेशमा की नजर जीवप्ती त्रिपाठी पर पड़ी। वह उसकी तरफ देख रहा था, उसकी आंखों में हत्या की चमक थी। रेशमा डरकर कुछ कदम पीछे हट गई। अगर तुमने एक भी कदम हिलाया तो तुम मर जाओगी। जीवप्ती त्रिपाठी की ठंडी आवाज गूंजी। मैं नहीं हिलूंगी, रेशमा कांपते हुए बोली। डर से उसका पेट दर्द करने लगा और वह अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पा रही थी। वह सच में बहुत डरी हुई थी। जीवप्ती त्रिपाठी उसे मार देगा या नहीं, इस बात का उसे पता नहीं था। ऐसे हालात में वह क्या कर सकती थी। जीवप्ती त्रिपाठी ने उसे नजरअंदाज किया और सीधे राजकुमार राणा और धीरज पाठक के पास गया और उनकी तलाशी लेने लगा। थोड़ी देर बाद उसे कुछ चांदी के टुकड़े और 2 बोतलें गोलियां मिलीं। क्या तुम्हारे पास पैसे कम हैं? रेशमा ने देखा कि वह दोनों शवों को लूट रहा है, तो उसने हिम्मत करके पूछा, मैं तुम्हें पैसे दे सकती हूँ, बस मुझे मारना मत। अब रेशमा में पहले की तरह छेड़छाड़ करने की हिम्मत नहीं बची थी। वह बहुत सोच समझ कर बोल रही थी। जीवप्ती त्रिपाठी ने उसकी तरफ बेपरवाही से देखा। मैं कोई लुटेरा नहीं हूँ, मुझे तुम्हारे पैसे क्यों चाहिए? अगर मेरे पास पैसे कम होंगे तो मैं खुद कमा लूंगा। एपिसोड 50। 2 लाशों का बोझ और एक नई शुरुआत। काले हवा की पहाड़ी श्रृंखला के घने डरावने जंगल में जीवप्ती त्रिपाठी के सामने रेशमा कांप रही थी। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं, लेकिन डर के मारे वह एक शब्द भी नहीं बोल पाए। उसे डर था कि कहीं जरा सा भी मुंह खुला तो जीवप्ती और भी क्रोधित हो जाएंगे। यहाँ आओ, जीवप्ती ने अचानक हाथ हिलाकर उसे अपने पास बुलाया। ये सुनते ही रेशमा का नाजुक शरीर थरथरा उठा, उसकी आंखों में आंसू छलक आए। उसने अपने होंठ भींचे और जीवप्ती की ओर दयनीय दृष्टि से देखा, लेकिन उसके पैर बिल्कुल भी हिलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। डर किस बात का है? मैंने कहा यहाँ आओ तो बस आओ। जीवप्ती थोड़े अधीर हो गए थे। लाचार होकर रेशमा धीरे धीरे जीवप्ती की ओर बढ़ने लगी। वह जीवप्ती से 5 फुट दूर रुक गई और डर डर कर उन्हें देखने लगी। रेशमा के डर को महसूस कर जीवप्ती को हंसी आ रही थी, फिर भी उन्होंने अपना चेहरा गंभीर बनाए रखा और कहा, अच्छी बच्ची बनो, मैं तुम्हें छूंगा भी नहीं। उनके शांत लहजे में एक ऐसा दबदबा था जिसका विरोध करना असंभव था। रेशमा ने जोर जोर से सिर हिलाया, मैं अच्छी बच्ची ही बनूंगी। हम जीवप्ती संतुष्ट हुए। वह झुके और धीरज पाठक के शव को अपने कंधे पर उठा लिया। फिर उन्होंने राजकुमार राणा के शव की ओर देखा और कहा, उसे भी साथ ले लो। ये काम बहुत घिनौना था, पर रेशमा में अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं थी। वह नीचे झुकी और राजकुमार राणा के शव को अपनी पीठ पर लाद लिया। हालांकि वह एक जवान लड़की थी, फिर भी वह एक अभ्यासी थी, इसलिए 100 पाउंड का भार उठाना उसके लिए कोई खास बोझ नहीं था। मेरे पीछे आओ। जीवप्ती ने चारों ओर देखा और फिर काले हवा की पहाड़ी श्रृंखला के और भी गहरे हिस्से में चले गए। रेशमा को नहीं पता था कि वह क्या करना चाहते हैं, लेकिन वह पूछने की हिम्मत नहीं कर पाई। वह बस आंखें बंद करके उनका पीछा कर रही थी। जीवप्ती इन शवों को ठिकाने लगाना चाहते थे। भले ही वे अभी जंगल के काफी अंदर थे, लेकिन वह गारंटी नहीं दे सकते थे कि कोई आदमी वहां सैर सपाटे के लिए नहीं आएगा। अगर किसी ने इन शवों को देख लिया तो यह उनके लिए एक बड़ी मुसीबत बन जाएगा। हालांकि ऐसा होने की संभावना बहुत कम थी, फिर भी उन्हें सावधानी बरतनी थी। राजकुमार राणा और धीरज पाठक की मौतें बहुत अजीब तरीके से हुई थीं। उनके महत्वपूर्ण अंगों को जीवन शक्ति ने जला दिया था।
यदि तूफान मंडली को इस बात का पता चलता और वे इसकी जांच करते तो शायद उन्हें जीवप्ती के बारे में पता चल जाता। इसलिए जीवप्ती को शवों को बहुत दूर फेंकना था ताकि तूफान मंडली के लोगों को वे कभी न मिलें। दोनों एक के बाद एक जंगल की गहराइयों में चलते गए। रेशमा कई बार हिचकिचाई लेकिन वह चुपचाप आगे बढ़ती रही। 2 घंटे से ज्यादा चलने के बाद अचानक उनके सामने एक झील दिखाई दी। जीवप्ती की आंखें चमक उठीं। यही वह जगह थी जिसकी उन्हें तलाश थी। रेशमा को शव नीचे रखने के लिए कहने के बाद जीवप्ती ने 2 बड़े पत्थर ढूंढे और उन्हें राजकुमार राणा और धीरज पाठक के शवों से बांधकर उन्हें झील के तल में डुबो दिया। जीवप्ती ने हाथ झाड़े और कुछ देर सोचने के बाद बोले, अब तुम मेरी सहयोगी हो। तुम जानती हो कि तुम्हें क्या करना है ना? ये कहकर उन्होंने सिर घुमाया और रेशमा की ओर उदासीनता से देखा। ये सुनकर रेशमा चौंकी नहीं बल्कि खुश हो गई। उसने बार बार सिर हिलाया, मैं जानती हूँ। जीवप्ती के ऐसे शब्द कहने का मतलब था कि उनका उसके प्रति कोई दुर्भावना नहीं थी। उसकी जान बच गई थी। रेशमा का शरीर और मन शांत हो गया और उसने राहत की सांस ली। समझदार, एक समझदार लड़की को हमेशा कोई ना कोई पसंद करता है। जीवप्ती हल्के से हंसे। सच कहें तो जीवप्ती को रेशमा के साथ क्या करना है यह नहीं पता था। अगर वह उसे नहीं मारते तो वह हमेशा एक खतरा बनी रहेगी क्योंकि उसने आज जो कुछ भी हुआ सब देखा था। और अगर वह उसे मार देते तो जीवप्ती ऐसा कर नहीं सकते थे। शुरुआत से अंत तक रेशमा ने उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। वह बस किनारे पर खड़ी होकर सब देख रही थी। क्या वह उसे सिर्फ इस वजह से मार देते? ये थोड़ा अनुचित था। इतनी दूर तक चलते हुए जीवप्ती ने यह भी सोच लिया था कि इस बार राजकुमार राणा और धीरज पाठक ने ही उन्हें उकसाया था। अगर वह उन्हें नहीं मारते तो क्या वह बस बैठकर मौत का इंतजार करते? तो अगर रेशमा ने इस बात को उजागर भी कर दिया तो जीवप्ती को जरा भी डर नहीं था। क्या तुमने कई लोगों को मारा है? रेशमा की हिम्मत अब थोड़ी बढ़ गई थी और उसने जीवप्ती की ओर देखते हुए पूछा। जीवप्ती ने सिर हिलाया, ये पहली बार है कि मैंने किसी को मारा है। पर मैंने देखा कि तुम बहुत अनुभवी थे। जब तुमने उन्हें मारा तो तुम्हारी पलकें भी नहीं झपकीं। ऐसा नहीं लगा कि यह तुम्हारी पहली बार थी। रेशमा हैरान थी। उसके शब्दों को सुनकर जीवप्ती की भौहें सिकुड़ गईं। ये सच था कि यह पहली बार था कि उन्होंने किसी को मारा था। फिर भी उन्हें जरा भी डर क्यों नहीं लगा था? हालांकि उन्हें कोई उत्साह महसूस नहीं हुआ था लेकिन उन्हें निश्चित रूप से कोई डर भी महसूस नहीं हुआ था। उस समय उन्हें बस लड़ने की परवाह थी। उनका मन केवल उन्हें मारने के विचारों से भरा हुआ था। अब इसके बारे में सोचते हुए उन्हें यह काफी अविश्वसनीय लगा। तुम्हें मानना है या नहीं ये तुम पर निर्भर करता है। जीवप्ती ने आगे कुछ नहीं कहा। झील के चारों ओर आधा चक्कर लगाने के बाद जीवप्ती शवों से दूर एक जगह पर आए। फिर वह रुक गए और झील में गोता लगा दिया। इस लड़ाई में जीवप्ती के शरीर पर भी कई चोटें आई थीं। वापस जाने से पहले उन्हें नहाना था। रेशमा झील के किनारे खड़ी होकर इंतजार कर रही थी। वह भी अंदर जाना चाहती थी। अगर ये 2 घंटे पहले की बात होती तो वह निश्चित रूप से अंदर जाकर जीवप्ती को छेड़ती। लेकिन अब उसमें हिम्मत नहीं थी। जब जीवप्ती नहाकर बाहर आए तो रेशमा ने अपना मुंह खोला और कहा, मेरा थोड़ी देर इंतजार करो, मैं भी नहा लूं। अभी अभी उसने इतनी दूर तक एक शव को धोया था। रेशमा को अपने शरीर में अजीब सा महसूस हो रहा था। महिलाएं हमेशा साफ सफाई पसंद करती हैं। ठीक है। जीवप्ती ने अपने कपड़े निचोड़े और फिर धूप सेंकने और अपनी ताकत वापस पाने के लिए झील के किनारे एक चट्टान पर लेट गए। अपने कपड़े उतारने की हिम्मत न करते हुए रेशमा तेजी से झील में उतर गई। उसका सुंदर शरीर एक मछली की तरह झील में तैर रहा था। वह समय समय पर जीवप्ती की ओर चोरी छिपे देखती थी लेकिन उसने पाया कि जीवप्ती ने अपनी आंखें भी नहीं खोली थीं। इससे रेशमा को और भी बड़ा झटका लगा। क्या वह जरा भी विचलित नहीं हुए? काफी देर बाद रेशमा आखिरकार नहाकर किनारे पर आ गई। उसके कपड़े शरीर से चिपके हुए थे जिससे उसका सुंदर और मोहक शरीर साफ दिख रहा था। बिना किसी हिचकिचाहट के वह जीवप्ती के पास आई। उसका चेहरा लाल हो गया था क्योंकि वह भी धूप सेंकने के लिए चट्टान पर बैठ गई थी। जीवप्ती ने अपनी आंखें खोलीं और उसे ऊपर से नीचे तक देखा। रेशमा ने अपना सिर झुका लिया। तुम्हारा शरीर बहुत सुंदर है। जीवप्ती ने हल्के से सिर हिलाया। रेशमा ने अपने लाल होंठ भींचे और कड़वे भाव से कहा, दरअसल मैंने कभी किसी आदमी के साथ वह सब नहीं किया, यहाँ तक कि जिसने मेरे शरीर को छुआ है वह केवल तुम हो। पिछले कुछ वर्षों में मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं संप्रदाय के लिए और ज्यादा प्रतिभाशाली लोगों को भर्ती करना चाहती थी और साथ ही ऊंचे आसमान के मंडप और तूफान मंडली के शिष्यों के बीच झगड़ा भी पैदा करना चाहती थी। तुम्हें परेशान करना भी इसी उद्देश्य के लिए था। ये सुनकर जीवप्ती उसे घूरने लगे और उन्हें गहरी दृष्टि से देखा। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? रेशमा का चेहरा लाल हो गया। उसने कभी भी यह रहस्य किसी को नहीं बताया था। हर कोई सोचता था कि वह सच में एक चरित्रहीन महिला थी जो किसी भी पुरुष के साथ संबंध बनाने को तैयार थी। ऊपर से वे उसे छोटी राजकुमारी और युवा स्वामिनी कहते थे लेकिन पीछे से वे उसे एक छिनाल कहते थे। मुझे तुम पर विश्वास है। जीवप्ती ने सिर हिलाया, लेकिन इसका मुझसे क्या लेना देना है? रेशमा का भाव उदास हो गया और वह कड़वाहट से मुस्कुराई, मैं भविष्य में तुम्हें फिर कभी परेशान नहीं करूंगी। इस बार की घटना उसके लिए एक बड़ा झटका थी। उसे ऐसा कहते हुए सुनकर जीवप्ती को राहत मिली। आखिरकार उन्होंने इस मुसीबत से छुटकारा पा लिया था। जब रेशमा के कपड़े सूख गए तो दोनों ने झील छोड़ दी। ध्यान आकर्षित करने से बचने के लिए जीवप्ती और रेशमा ने जल्द ही अपने अपने रास्ते अलग कर लिए और अपने अपने संप्रदायों में लौट आए। लकड़ी के घर में लौटकर थोड़ी देर आराम करने के बाद जीवप्ती उठे और कुंडलीदार नाले में चले गए। इस बार की लड़ाई ने उनके वर्षों की कड़ी मेहनत को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। स्वाभाविक रूप से उन्हें अपने शरीर में सच्ची यान गुप्त तकनीक को जल्दी से फिर से भरना था। नहीं तो अगली बार जब उन्हें ऐसा कुछ सामना करना पड़ता तो वह इससे निपट नहीं पाते। इसके अलावा उन्होंने आज 2 बार अमृत रस का इस्तेमाल किया था। प्रयोग के परिणामों ने जीवप्ती को बहुत उत्साहित कर दिया। उन्होंने सच में अमृत रस के इतना शक्तिशाली होने की उम्मीद नहीं की थी।
वह अब केवल संयमित कठोर शरीर के 8वें स्तर पर थे। अगर उनकी खेती का स्तर और ज्यादा होता तो क्या अमृत रस की शक्ति और भी शक्तिशाली नहीं हो जाती? कारण चाहे जो भी हो, अब जीवप्ती में खेती करने की एक बेचैन इच्छा जागृत हो गई थी। आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवप्ती त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों।